और प्रश्न से शुरू करिए। पहला प्रश्न आप देखिए, स्तरीय प्रश्न है, आपको दोनों प्रकार की परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। पिछली बार मैंने जैसे पीआरटी का कराया सेशन, तो बहुत सारे सदस्यों का कहना था जो मेन इसका पेपर हुआ था कि सर इसका पेपर हमें, इसका क्वेश्चन हमें जूनियर में भी मिला। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपको लोअर, हमने लो लेवल कराया और आपको हायर लेवल में मिला, तो इसका मतलब ठीक ठाक स्तर कराया गया था। और अभी अगर हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है जिसे आप इरेशनल कहते हैं? क्या कहते हैं? इरेशनल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसे इरेशनल कहते हैं, किसे अपरिमेय कहते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं और आपको जानकारी भी होगी। ऐसी संख्या जिसे, या ऐसा नंबर जो ना तो विभाजित हो, ना तो विभाजित हो और ना ही आवर्ती हो, ठीक है, ना विभाजित हो ना ही आवर्ती हो, वही क्या है? अपरिमेय है। तो अगर मुझे पहचान करना है कि कोई अपरिमेय है कि नहीं है, तो इसको कैसे समझेंगे, इसकी एक व्याख्या आपको परिमेय की भी लेकर चलनी पड़ेगी। आप सभी लोगों ने जैसे परिमेय भी पढ़ा होगा, जिसे आप रैशनल कहते हैं। रैशनल क्या है? वह संख्या है, ठीक है। रैशनल अगर आप लोग सोचे तो रैशनल वह है जो P बटा Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जनरली जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जितनी भी भिन्न संख्याएं होती हैं, चाहे वो आपकी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सब की सब आपकी परिमेय संख्या ही होती है। अपरिमेय संख्या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें विभाजित करेंगे तो विभाजित कभी नहीं होते हैं, ना तो पूर्णता होते हैं, ना दशमलव के कुछ अंकों के बाद होते हैं। हाँ, जब उनको हम भाग देते हैं तो वह आवर्ती भी नहीं होते हैं। जैसे हम लोग जनरली इस तरह के जब भी कभी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम भिन्नों को या संख्याओं को जब डिफाइन करते हैं भाग के माध्यम से, तो हमेशा इस बात को हमने ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी भाग होंगे उसमें संख्याएं या तो पूर्णतः कट जाती हैं या दशमलव के कुछ अंकों के बाद तक कट जाती हैं, नहीं कटती हैं तो हमेशा आवर्ती हो जाती हैं। तो आप ये जान लो कि कोई भी भिन्न, पहली चीज तो अपरिमेय नहीं हो सकता है। अब आप जैसे मान लीजिए यहां पर ऑप्शन के हिसाब से चलिए, तो जैसे लिखा है 14.14, तो 0.14 को आप सीधा सीधा 14/100 लिख सकते हैं। आप 2 सते 14 कर दें, 2 पंचे 10, 7/50 हो गया। अगर यह 7/50 है तो निश्चित तौर पर P बटा Q है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यह तो एक परिमेय संख्या है। कैसी है? एक परिमेय संख्या है। तो इसको छोड़ ही दीजिए आप लोग, जो लोग बता सके प्लीज आंसर करें। अब दूसरी तरफ इधर चले आए, तो इसको जब भी कभी ऐसे किसी टर्म के ऊपर, जैसे हम बी ऑप्शन को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें लिखा है 0.1416 के ऊपर बार, तो निश्चित तौर पर इसको आप समझ गए होंगे कि 0.14 है, 16 है, 16 है, 16 है, सो ऑन टिल द इनफिनाइट गया हुआ है। करेक्ट है? तो ये जो क्रम है यह बता रहा है कि यह जो नंबर बना हुआ है यह एक आवर्ती भिन्न है। और मैंने आपको स्पष्ट किया है कि ना तो विभाजित हो और ना ही आवर्ती हो, अर्थात यह नंबर भी अगर मुझसे कोई कहेगा तो इसको भी मैं परिमेय ही बताऊंगा, अपरिमेय नहीं बताऊंगा। अब आता है नेक्स्ट, जिसमें लिखा है 0.101 400 14000, इस प्रकार से लिखा गया है। और यहां पर इसकी जो पोजीशनिंग है अगर देखो टिल द इनफिनाइट है, अनंत तक है। मतलब यही वह क्रम है, यही वह व्यवस्था है जो संख्या को अपरिमेय बना देती है। अर्थात अगर आप सी ऑप्शन को देख रहे हैं तो सी ऑप्शन ही आपकी अपरिमेय संख्या है। मतलब एक ऐसा कैलकुलेशन जिसमें जब भाग दें तो संख्या ना तो कटे और ना ही आवर्ती हो। आवर्ती मतलब कोई एक टर्म या कोई कॉम्बिनेशन अपने आप को दोहराए। तो यह जो समूह बना है, जो सी ऑप्शन पैटर्न दे रहा है, यही एक अपरिमेय संख्या का दे रहा है। तो अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसमें सी ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। आप सभी लोग सी ऑप्शन को इस प्रश्न का आंसर मानेंगे, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। मतलब यह एक अपरिमेय संख्या होगी। बाकी सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो सी ऑप्शन है वही अपरिमेय है और बाकी सभी संख्याएं आपकी परिमेय हैं। जैसे अगर कभी भी आपको दिया जाए √2, ध्यान दीजिएगा, √3 है, √5 है, मैं अगर आपको थोड़ा सा डिफाइन करके दूं तो आपको कभी पहचानना हो ना, तो ऐसे कुछ पहचानिए। जैसे नंबर लिखिए 1 2 3 4 5, इस तरह के नंबर्स लिखे गए हैं। वर्गमूल करिए तो दो। अब जैसे इसमें जो कुछ संख्या जैसे पूर्ण वर्ग जो होती है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, अगर इनका वर्गमूल करिएगा तो यह संख्या एक परिमेय रहेगी। बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं इनका अगर आप वर्गमूल करेंगे तो यह सब हमेशा अपरिमेय हो जाती है। कभी अगर आपको ऐसे डिफाइन करना है तो इस तरह का नंबर आपको ऐसा प्रश्न पैटर्न आपसे पूछ ले सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो सी ऑप्शन पर जाइएगा, सी ऑप्शन 0.101400। अब इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, तो इसलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो सी ऑप्शन आप लगाइए प्लीज, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। दूसरे प्रश्न पर चले आए। देखिए मिसलेनियस प्रश्न है तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। आपने पढ़ा है,
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निश्चित तौर पर सभी प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की माध्यिका उसको, त्रिभुज कोई भी हो, किसी भी स्ट्रक्चर का हो, त्रिभुज आप जानते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर डिवाइड होते हैं, त्रिभुज कोणों के आधार पर डिवाइड होते हैं। भुजाओं के आधार पर अगर त्रिभुजों की बात किया जाए तो आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोणों के आधार पर चलते हैं तो न्यून कोणीय त्रिभुज होता है, अधिक कोणीय त्रिभुज होता है, समकोणीय त्रिभुज होता है। कैसा भी त्रिभुज, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, माध्यिका क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। माध्यिका क्या होती है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज अगर हम लिए हैं उसका कोई भी एक शीर्ष बिंदु ले लें, क्या लें, शीर्ष बिंदु, मतलब दिस इज द वर्टेक्स, और उससे क्या करें हम विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा डेवलप कर दें, तो यह जो लाइन होती है यही माध्यिका कहलाती है। माध्यिका हमेशा किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से, कोई शीर्ष बिंदु ले ले, चाहे ए ले ले, चाहे बी ले ले, चाहे सी ले ले, विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। अब जब कभी भी माध्यिका डेवलप होती है तो यहां पर ध्यान से देखिए, सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हर त्रिभुज आपके एकदम सेम, अगर यही त्रिभुज आइसोसेलिस हो, आइसोसेलिस की तरह हो, मतलब समद्विबाहु हो या समबाहु हो तो बात दूसरी होती है। लेकिन त्रिभुज पता नहीं कैसे स्ट्रक्चर का होगा कि समबाहु त्रिभुजों में डिवाइड कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि ऐसे दो त्रिभुज बन जाएंगे जो सेम साइज और सेम शेप के होंगे, मतलब उनका मेजरमेंट और उनकी बनावट एक जैसी होगी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। पता चला कि एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे शीर्ष बिंदु ए लिया और हमने क्या किया कि इससे एक माध्यिका रेखा खींच दी ऐसे। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? नहीं है, तो यह लाइन गलत लिखी हुई है। सर्वांगसम का मतलब होता है दो समान, ऐसे दो त्रिभुज जिनके प्रत्येक अंग समान हो वह सर्वांग, ऐसा नहीं है। समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये आपके लिए सही हो सकता है। मतलब अगर हम बी ऑप्शन पर हैं, जैसे अगर कभी भी, इसको ध्यान दीजिएगा, जो माध्यिका होगी, माध्यिका रेखा कभी भी त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी, अर्थात जो दो त्रिभुज बनेंगे उनके क्षेत्रफल हमेशा समान रहेंगे। अगर आप बी लगा रहे हैं तो एकदम सही है। अब जैसे इसमें लिखा समकोण त्रिभुजों में विभाजित करती है, यह गलत है। कहां समकोण बनने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही है। समकोण तब बन सकता था जब समकोणीय त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता। अगर समबाहु त्रिभुज है तो यह रेखा आती, इस पर एक समकोण बनाती, क्योंकि एक लाइन जैसे माध्यिका डिफाइन होती है वैसे एक होता है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, आप इसे कहते हैं, जैसे लंब कहते हैं। तो लंब भी माध्यिका की तरह बिहेव करता है लेकिन सभी त्रिभुजों में नहीं करता है। मतलब इन दो बातों को दिमाग में रखिएगा कि माध्यिका क्या होती है और लंब क्या होता है। जब मुझसे कोई पूछेगा कि माध्यिका क्या है, जिसे आप मीडियन कह रहे हैं, और लंब क्या है, जिसे आप लोग परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कह रहे हैं, कोई भी त्रिभुज होगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी त्रिभुज होगा, अगर त्रिभुज हमारे पास ABC है तो एक कोई शीर्ष बिंदु ले लीजिए, उससे विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ही माध्यिका है। यहां से भी बनेगा, ऐसे इधर से डाल दें, क्या इसको दो भागों में बांट दें, इधर भी एक माध्यिका बना, इससे भी एक दो रेखा ऐसे डाल दें, यहां पर भी दो बराबर भागों में बांट दिया, ये भी एक माध्यिका है। मतलब इस समय AD, इस समय BE, इस समय CF, ये तीन के तीनों माध्यिकाएं हैं। क्या हैं? माध्यिकाएं हैं, ये माध्यिकाएं हैं। और जो इनका जो मिलान बिंदु होता है वह आपका क्या कहलाता है पता है? सेंट्रॉइड कहलाता है, अर्थात केंद्रक कहलाता है। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, जब कभी भी किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से विपरीत भुजाओं पर माध्यिकाएं डाली जाएं और उनका जो इंटरसेक्शन बनेगा, उनका जो मिलान बिंदु बनेगा, वह आपका सेंट्रॉइड कहलाता है या केंद्रक कहलाता है। लंब देखो क्या होता है, मान लो हमने कोई त्रिभुज ऐसे डेवलप किया, किसी भी साइज का, किसी भी प्रकार का त्रिभुज डेवलप किया, प्रत्येक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर मैंने एक समकोण बनाने वाली रेखा डाली, जो एक प्रकार से उस शीर्ष बिंदु से इस भुजा की दूरी भी कहलाती है। अगर मान लो यहां पर D पर पड़ा और इसी तरह से एक समकोण यहां पर बनाने वाली रेखा E पर बनी, इसी तरह से यहां पर F पर पड़ा, इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। AD किस पर परपेंडिकुलर है? BC पर। यह क्या है? AD BC पर लंब है, BC पर लंब है। मतलब माध्यिका और लंब में फर्क समझो। इस शीर्ष बिंदु से एक रेखा आई जो दो बराबर भागों में बांटी,
इस शीर्ष बिंदु से एक रेखा आई जो इस पर समकोण बनाई, तो यह कंपलसरी नहीं है कि यह दो बराबर भागों में बांटे, यह कंपलसरी नहीं है कि यह इस पर आकर समकोण बनाए, लेकिन एक ऐसा त्रिभुज होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया कि इनका जो मिलान बिंदु होता है, जो इस लंबों का मिलान बिंदु होता है, वह अंग्रेजी में आर्थो सेंटर कहलाता है। आर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। एक बात दिमाग में और रख लीजिए, अगर यही त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है, सब लोग जानते होंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु, हाँ, समबाहु त्रिभुज के बारे में मुझे नहीं लगता है कि किसी को ना पता होगा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, वही तो समबाहु त्रिभुज होता है। सभी लोग फटाफट बताइए, समझते हैं कि नहीं? एक त्रिभुज है जिसे आप समबाहु त्रिभुज कहते हैं, अर्थात उसकी सभी भुजाएं ऑटोमेटिकली बराबर होती हैं, सभी कोण समबाहु त्रिभुज के समकोण होते हैं। उस समय अगर हम उस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर लंब डालें, तो जो लंब बनाने वाली रेखा AD है, वही AD माध्यिका भी है। मतलब इस समय हम कह सकते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, अर्थात AD लंब है और यही AD आपकी माध्यिका भी है। मतलब इस त्रिभुज में जो माध्यिका है वही लंब है। ऐसे अगर इससे हम एक समकोण बनाने वाली रेखा डालें, मान लो E पर, तो BE लंब भी है और BE माध्यिका भी है। ऐसे इस पर हम एक समकोण बनाने वाली रेखा डालें तो यह लंब भी है और माध्यिका भी है। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान बिंदु होता है, वह ध्यान दीजिएगा, वह आपका केंद्रक भी है और लंब केंद्र भी है। बस इसमें यही बात समझ लीजिएगा, जब भी कभी कोई त्रिभुज बनेगा किसी भी प्रकार का, अगर उसमें कोई माध्यिका बनी, तो माध्यिका चाहे जिस शीर्ष बिंदु से बनेगी वह जाएगी, तो जो त्रिभुज दो बनेंगे, देखिए ऐसे इसके बराबर है, तो इस समय हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। करेक्ट है? मतलब माध्यिका क्या करती है? त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में बांट देती है, समकोण पर नहीं। जैसे ये प्रश्न था, यहां पर त्रिभुज की माध्यिका उसको क्या करती है? समान क्षेत्रफलों के त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। अगर मुझे यह प्रश्न मिलता तो मैं ऑप्शन नंबर B लगाता। बोलिए सही है गलत है? कंफर्म ना? तो कुछ बातें इसकी एकदम स्पष्ट कर लीजिए। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। एक क्लियर करते हुए चलिए हर कॉन्सेप्ट को, हर टर्म को, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और नोट करते चलिए, कोई चीज छोड़िए मत। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए, आसान सा है, कौन दे सकता है? फटाफट सब लोग दीजिए, इसका आंसर क्या है? दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में है। उनका मासा मतलब एचसीएफ दिया है 5। मासा कितना दिया है? 5। उनका लासा हमसे पूछ रहा है। कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर देंगे भाई? आप अपने सेंटर्स तो चलो बताते हो, उत्तर बताइए सब लोग, ठीक है। दो संख्याओं का रेशियो क्या दिया है बताएं? A:B। अगर हमने कहा दो संख्याएं A और B के अनुपात में है, कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं। अगर दो संख्याएं A और B, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, ठीक है। अगर उनका मासा x है, मासा x है, तो लासा ध्यान दीजिएगा क्या होता है? लासा होगा ABX। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, करेक्ट। उनका मासा हम लोग को 5 दिया है, तो लासा बताइए कितना हो जाएगा? लासा हम लोग लिख दे सीधा सीधा 3 × 4 × 5 ना, 3 × 4, 3 चौके 12 पंचे 60, 60 उनका लासा होगा। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ही एक प्रश्न मैं पूछ ले रहा हूं, उसका उत्तर आप लोग बता दें। मैंने कहा, फटाफट सब लोग बता दें, मैंने कहा तीन संख्याएं 2:3:4 में है, ठीक है। उनका मासा 8 है, या 9 लिख देता हूं, जो मर्जी लिख सकते हैं। उनका मासा 9 है, उनका लासा ज्ञात करो क्या है, ठीक है। उनका लासा बताएं क्या है, कमेंट करिए सभी लोग जिसका हो जाए। तीन संख्याएं, जैसे अभी पीछे हमने दो संख्याओं का पूछा था, उसी प्रकार से यहां पर तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है। उनका मासा 9 है, उनका लासा आप लोग को बताना है। फटाफट हमें उत्तर बता दे आप लोग अपने कमेंट से, क्या इसका आंसर हो जाएगा बताइए? तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, उनका मासा आपको दिया है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी कहिए दे देता हूं, ऑप्शन नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन हो जाएगा, मैं यहां पर जैसे जनरल आपको ऑप्शन लिख करके दे देता हूं। 216 ऑप्शन है, 108 ऑप्शन है, ठीक है, 108, 180 ऑप्शन है, और
यहां पर 72 ऑप्शन है। चलिए क्या आंसर हो जाएगा बताइए। अरविंद का 216 है, अरविंद का सरपंच पाल का 216 है, पुनीत पीछे का आंसर बता रहे हैं आप। ध्यान से देखिएगा, इस समय एक डाउट आता है लोग के मन में, जैसे आपने कहा किनका लासा 216 है। अभी देखिए अमित का आंसर आया 108, अरविंद का 216। अक्सर लोग देखिए 216 हमें बता रहे हैं, भैया 216 गलत है। यही हम कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने आपको इस प्रश्न पर डिस्कशन किया। 216 नहीं होगा। दरअसल आपके मन में यही चला कि 3 संख्याएं थी, 2 3 4। ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 थी, उनका जो मासा था आपको मैंने बताया कि मासा 9 है। तो लासा में आपने क्या किया पता है, लासा में आपने लिखा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 9। तो सीधी सी बात है, 2 3 6 6 चौके 24, 9 कितना होता है, या हम ऐसे कर दे 9 3 27 और 8 8 7 56, 216 इसका प्रोडक्ट करने पर आएगा। बट 216 गलत हो जाएगा। जब भी कभी ऐसे टर्म दिए हों जो कि अनुपाती पदों में, मतलब या ऐसे सोचिए, यदि संख्याएं आपकी 2 से अधिक हों, जैसे 2 से अधिक है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जब कभी मासा दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो, तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेना चाहिए। इन तीनों का लासा लीजिए। इन तीनों का जब लासा लेंगे तो 2 तो पूरी तरह से 4 में है ही है, तो 2 का रोल ही खत्म हो जाएगा। अब बचा 3 और 4, 3 और 4 होता है 12, इसका एलसीएम 12 गुणे 9 करेंगे तो 108 आएगा। 108 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 108 होगा। और ऐसे में संख्याएं अगर हमसे पूछा जाए, मान लीजिए अगर हमसे कहता कि संख्याएं बताओ क्या है, तो संख्याएं आप बता सकते थे कैसे। मासा आपका 9 था, अनुपात था 2 3 4, तो हमारे पास संख्याएं कितनी हो जाती, 2 गुणे 9 अर्थात 18 हो जाती, 3 गुणे 9 अर्थात 27 हो जाती, ठीक है, 4 गुणे 9 अर्थात 36 हो जाती। इस प्रकार से संख्याएं हो जाती 18 27 और 36, और हमने लासा आपको बता दिया। तो ठीक है, इस टाइप से आप प्रश्न अगर फेस करने को मिलता है तो आप जरूर करिएगा और स्पष्ट करिएगा, ठीक है। यस, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी लोग को। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर आता हूं। लीजिए, एक बहुत शानदार सा प्रश्न है। जो लोग बीपीएससी देते हैं, दिए हैं, उनको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, किसी टाइप से प्रश्न हमको फेस करने को मिलेगा, और इस मैराथन से आपको बहुत कुछ मिलेगा, मैं आपको वादा करता हूं, श्योर करता हूं। करेक्ट है। चलिए, एक बहुपद है। बहुपद देखिए क्या है, आप इसका नाम बता सकते हो मुझे, x² माइनस 16x प्लस 30। अगर मुझसे पूछिए कि बहुपद क्या है, तो मैं इसको कहूंगा भैया एक द्विघात समीकरण है। कैसा है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी भी होगा तो हम सबको पता है उसके 2 हल होते हैं, 2 हल होते हैं। इन सब की जरूरत देखो हमें नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें जानकारी में होनी चाहिए। हमने बहुत द्विघात समीकरण हल करे हैं, हम सबको पता है कि हम 2 मान ज्ञात करते हैं, कभी दोनों समान आते हैं, कभी अलग अलग आते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि जो हल होते हैं उसके मूल कहलाते हैं, उसको अंग्रेजी में रूट्स कहते हैं, उसको अंग्रेजी में जीरोस कहते हैं। मतलब वो वैल्यू x की जिसको सब्स्टिट्यूट करने से समीकरण संतुष्ट हो जाता है, वही उसका रूट या मूल या हल कहलाता है। अब आप समीकरण को जिसे आप बहुपद कह रहे हैं, उसका नाम मैं जान गया हूं कि द्विघात है। अब प्रश्न में लिखा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि जो प्राप्त बहुपद हो, मतलब नया हो, उसका शून्यक, उसी को हिंदी में जो जीरोस बोला है अंग्रेजी में, वही हिंदी में शून्यक है। शून्यक आपका क्या हो, 15, अर्थात उसका जो मूल है वो क्या हो, 15 हो। अब आपको पता चल गया कि अगर उसका मूल शून्यक 15 है तो निश्चित तौर पर वह उसको संतुष्ट करेगा। समझ रहे हैं, 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं। संतुष्ट करने का मतलब जब हम इस 15 को उठाकर, जैसे अभी आप इसको px कहिए, px बराबर x² माइनस 16x प्लस 30 कहिए। अब हमसे कहा कि हम अगर इसमें 15 पुट कर दें, अगर 15 इसका शून्यक है तो 15 पुट करते ही इसका मान 0 हो जाना चाहिए। लेकिन यह तब हो जब इसमें से कुछ घटाएं, अर्थात मैं लिखूं, अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसने कहा चलो मान लो हम ये घटाते हैं, मतलब जो समीकरण अपना दिया अगर उसमें से हम a घटा दें तो इसका शून्यक 15 हो जाए, कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं। करेक्ट है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहां पर लिखते हैं x² माइनस 16x प्लस 30 माइनस a, इतना कर देते हैं, और इसी में हम x का मान उठा के 15 पुट कर देते। तो लिखिए 15 का होल स्क्वायर माइनस 16 गुणे 15 प्लस 30 माइनस a बराबर 0 कर दे। अब यही a का मान आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट हल कर डालिए। 15 का वर्ग 225 होता है, 16 गुणे 15 240 होता है, प्लस 30 हुआ, माइनस a बराबर 0 हुआ। 225 और 30 मिलकर 255 होता है,
255 से अगर मैं 240 घटा दूं माइनस ए बराबर 0, अर्थात यह आपका 15 बराबर ए हो जाएगा। मतलब अगर आप ए बराबर 15 घटा दें तो 15 ही इसका मूल्य होगा, अर्थात सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो। लेवल समझते चलिए, रिक्वायरमेंट देखते जाइए, उसकी व्याख्या अच्छे से क्लियर करते जाइए, नोट करते जाइए सोल्यूशन के हिसाब से। अगले प्रश्न पर चलता हूं, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि एकदम स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और वो भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब देखो एडवांस की भूमिका है तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, इन सब की रिक्वायरमेंट आपके एग्जाम में कितनी है आप इसको जानते हैं, पेपर देखा है आप लोगों ने, पैटर्न समझा है। प्रश्न है दो समरूप त्रिभुज, समरूप जानते हैं आप सभी लोग, समरूप मतलब सिमिलर ना, दो त्रिभुज कब सिमिलर होते हैं कोई बताएगा हमें? हाँ बता सकते हो आप लोग। सिमिलर ऐसे दो त्रिभुज होते हैं जो समान शेप के होते हैं, उनके सभी कोण बराबर होते हैं, उनकी सभी भुजाएं समानुपाती होती हैं, वही समरूप त्रिभुज हैं। अब इसने हमें दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप कह दिया कि ये अलग अलग भैया इतने और इतने हैं। पहले त्रिभुज की एक भुजा हमको 12 दे दिया, पहले त्रिभुज की एक भुजा क्या दे दिया? 12 दे दिया। दूसरे त्रिभुज की संगत उसी के करस्पॉन्डिंग भुजा को दे दिया, पूछ रहा हमसे। तो थोड़ा सा आप लोग एक सेकंड समझ लीजिएगा, सिमिलर ट्रायंगल, एक शब्द अभी जैसे हम लोगों ने सर्वांगसम सुना था, याद होगा आप लोग को, सर्वांगसम से काफी रिलेट करता है। बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि सर्वांगसम और समरूप में क्या फर्क है ना, इसको थोड़ा समझिएगा। समरूप केवल त्रिभुज ही नहीं होते हैं, समझिएगा, समरूप केवल त्रिभुज ही नहीं होते हैं, समरूप कोई भी चीज हो सकता है। जैसे हम जिस कमरे में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, इस कमरे की अपनी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसकी एक बनावट है। ऐसा ही बगल में एक कमरा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इससे थोड़ी सी, ऊंचाई तो सेम है, लंबाई चौड़ाई इसके बराबर, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, तो वह कमरा इस कमरे के समरूप है। लंबाई चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है लेकिन बनावट वैसे ही है। जैसे आप जानते हैं कि एक हवाई जहाज आकाश में उड़ता है ओरिजिनली, और उसी तरह का एक हवाई जहाज बच्चे यहाँ पर घर में आसपास लेकर उड़ाते हैं, वो खिलौना होता, उसी का फिगर है, उसी का समरूप स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट एक जैसी होती है, उसी के मॉडल को लिया गया है। कार सड़क पर टहलती है और कार बच्चा लेके घर में भी चलाता है इसको, उसका खिलौने के रूप में, तो वही समरूप है। दो त्रिभुज भी समरूप ऐसे ही होते हैं, कब? एक ऐसा त्रिभुज हमने बना दिया, देखो ये त्रिभुज है, इसका नाम मान लीजिए एबीसी है, और एक त्रिभुज हमने और बना दिया, ये देखो ऐसे। ये दो त्रिभुज देखो, आपको देखने से लग रहा होगा कि इनके जो मेजरमेंट है वो सेम नहीं है, अलग अलग हैं। इनके मेजरमेंट अलग अलग भले हैं, लेकिन इनके सभी करस्पॉन्डिंग अर्थात संगत कोण बराबर हैं, इनके सभी संगत कोण बराबर हैं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों त्रिभुज आपके जो एबीसी है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ के। अब दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो दो कारण इसके बनते हैं। पहला कारण ये होता है कि सभी संगत कोण बराबर है, अर्थात कोण ए बराबर कोण डी है, दूसरा कोण बी बराबर कोण सी है, तीसरा कोण ई बराबर कोण सी बराबर कोण एफ है। इस तरह से हमने देखा कि दो त्रिभुज आपके क्या थे, एक सेकंड देखो, हमने फिर से यहां पर लिखा, कोण ए बराबर क्या है? कोण डी है, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई है, और कोण सी बराबर कोण एफ है। सभी संगत कोण बराबर हैं, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं देखिए कोणों के विपरीत ही डिफाइन होती हैं। संगत कैसे होगा? जैसे देखिए इसके विपरीत कौन भुजा है? ए बी, इसके बराबर कौन कोण है? यह, इसके विपरीत भुजा डीई है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा डीई बराबर होगा किसके? इसके विपरीत देखिए ये है बीसी, और इसके विपरीत कौन है? ईएफ। हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? बराबर कोणों को देखकर कर रहे हैं, उसी प्रकार से एसी बटा डीएफ। तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगे और संगत कोण समान होंगे, करेक्ट है, तभी दो त्रिभुज आपके क्या होंगे? समरूप होंगे। तो अब एक चीज समझ लीजिए, जो हमसे प्रश्न में पूछा है, त्रिभुजों के अगर परिमाप दिया है, ध्यान से देखिएगा, दो बातें यहां पर क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित समझ जाइएगा। अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का रिलेशन होता है, उनके परिमापों का भी रिलेशन होता है, समझ लीजिएगा। इसके पहले तो आप परिमाप के बारे में जान लीजिएगा। हम लिख देते हैं, इस फैक्ट को जान लीजिएगा कि पेरीमीटर अर्थात दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात
के बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा। आप सब परिमाप जानते हैं। परिमाप जैसे अगर सभी भुजाओं का जोड़, इसकी सभी भुजाओं का जोड़, इसकी सभी भुजाओं का जोड़, कंपेयर कैसे होगा पता है? उनकी सभी संगत भुजाओं के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। क्षेत्रफलों का नियम होता है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब जैसे जो प्रश्न हमको दिया है, दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके परिमाप हमको दे रखे हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज ए है, एक त्रिभुज ए है, दूसरा त्रिभुज ए है। ये दो त्रिभुज हैं, इसका नाम मान लीजिए DEF है, इसका नाम मान लीजिए ABC है। अब दो त्रिभुज अपने पास हैं और इस समय हमको इसका पेरीमीटर अर्थात इसका परिमाप हमको दिया है 30 और इसका परिमाप हमको दिया है कितना बताएं? 20। हमसे पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 अर्थात इसकी एक भुजा 12, कोई भी एक भुजा जनरल हमने ले लिया, और इसकी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा लिखा होगा, देखिए तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा अर्थात उसके संगत AB के कौन होगा? DE। मान लो यह लेंथ है x, इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि त्रिभुजों के जो परिमाप होते हैं वह संगत भुजाओं के परिमापों के अनुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। आप इसका परिमाप 30 ले लो, इसका परिमाप 20 ले लो, बराबर इसकी भुजा 12 ले लो और इसकी भुजा x ले लो। देखिए 3 चौके 12 होता है, 3 दहम में 30 होता है, ठीक है, 10 दूना 20 होता है, 2 चौके 8 होता है। x बराबर 8 होगा। 8 सेंटीमीटर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, पहले ऑप्शन में दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए है राइट सोल्यूशन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, करेक्ट हल यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में बनकर आ रहा है। प्लीज इसको लिखिए अच्छे से, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न डन होता है, सभी लोग लिख लीजिएगा करेक्ट हल। आशा करता हूं समझ में आया। देखो क्षेत्रफलों का भी रिलेशन पूछ सकता है, लेकिन क्षेत्रफलों का जो संबंध होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। परिमापों का एज इट इज वही हो जाता है जो जैसे मैंने अभी पीछे आपको बता दिया है पूरा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, त्रिकोणमिति का एक प्रश्न है बहुत शानदार सा। क्या प्रश्न है देखिएगा, लिखा है tan 10 डिग्री, हाँ tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। इसका मान हम लोगों से पूछा है कि इसका मान बता दो कितना होगा। इसके लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस पता होना चाहिए, जो संपूरक नियम होते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे जब कभी भी हम लोग कोई समकोण त्रिभुज ऑब्जर्व करें, देखिए समकोण त्रिभुज देखा, इस समकोण त्रिभुज में यह कोण अगर 90 है तो 90 के साथ अगर कोण हमने एक थीटा ले लिया है, ठीक है, तो आप सबको पता है कि यह अगर समकोण त्रिभुज है तो भाई त्रिभुज का नियम तो लगेगा ही लगेगा, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 तो होना ही होना चाहिए। अगर ये 90 है या थीटा है तो यह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, या हम ऐसे सिंपली कुछ ऐसे लिख देते हैं। मान लो अगर हमने थीटा लिखा, यहाँ पर बीटा लिखा, तो निश्चित तौर पर हम सबको पता है थीटा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री, अर्थात इनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा। एक दूसरे के पूरक होंगे ये लोग, समझ रहे हैं, एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे। अब हमने जैसे आपसे कहा कि अगर यह tan, अब देखो ध्यान से कुछ बातें समझ लीजिएगा। जो कोण हम लेते हैं, कल भी मैंने एक सेशन लिया तो उसमें स्पष्ट किया था, उसके विपरीत हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर थीटा लिया है तो यह परपेंडिकुलर होगा, और अगर बीटा लिया है तो यह परपेंडिकुलर होगा। मतलब जिस कोण को लेते हैं उसके विपरीत एक परपेंडिकुलर होगा। इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस होते हैं उसके कुछ नियम आप जान लीजिए। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, उसी तरह से sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। मतलब अगर साइन और कॉस के कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो वह एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, और उस समय दोनों का जो प्रोडक्ट होता है 1 हो जाता है। मैं आपको जैसे ये बताऊं, जैसे tan 10 है और tan 80 है, अगर हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को, जिसको मैं लिख सकता हूं tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है, और tan 90 माइनस 80 कितना होगा पता है? cot 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये cot 80 हो गया और ये tan 80 हो गया। अब याद रखिएगा यहां पर ये cot 80 है, tan 80, हम सबको पता है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा, अर्थात tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा तो सेम है, अर्थात इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है। यहां पर भी जब इसको भी लिखेंगे तो हम tan 90 माइनस 75 लिखेंगे तो यह भी cot 75 हो जाएगा। tan 75 cot 75 ये भी 1 होगा। तो 1 इंटू 1 वैल्यू आपकी 1 ही हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। पहला आप मतलब एक इसका राइट सोल्यूशन होगा, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। देखिए डिफाइंड है, करेक्ट आंसर आपके सामने है।
क्लियर हो गया? आशा करता हूं समझ में आया होगा। एकदम स्पष्ट करते चलिएगा। छठा नंबर आपका डन होता है। एक इस प्रश्न का सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। ये प्रश्न देखिए पूछा गया, इस टाइप से प्रश्न आपको दिख सकता है। क्या है प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, और आ जाए तो प्लीज बताइए प्रश्न क्या है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है मीन n²/81 है, तो n का मान हमसे पूछा गया क्या हो जाएगा। अगर हमसे कहा जाए कि विषम प्राकृतिक संख्या उनका योग समझना हो, उनका जैसे मान लीजिए मैं आपको विषम प्राकृतिक संख्या ऑड नेचुरल नंबर लिख कर दिखाता हूं। ऑड, इसके दो नियम भी मैं आपको बता दूं। ऑड नेचुरल नंबर अर्थात विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या कौन होती है देखिए ध्यान से। ऑड नेचुरल नंबर जैसे कि आप शुरू करो कहां से, 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से बढ़ता चला जाए। जिसमें पहली जानकारी आप जो समझ लीजिएगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वह हमेशा n² होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि पहली 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो आप 16 बताइए। उसी प्रकार से अगर 5 बोलेगा तो 25। जैसे आप देखो 1 का तो 1 ही होगा, 2 जोड़ देने पर 4 होगा, 1 2 3, 3 जोड़ देने पर 9 होगा। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² है। दूसरी बात आप समझ लीजिएगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य मतलब मीन हमेशा n होता है। एवरेज जो होता है हमेशा n होता है। इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि कुल मिला के फार्मूला यही है। जैसे आपसे कभी भी हमसे कहा जाए कि पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो औसत हमेशा योग बटा संख्या होता है। जैसे मैं आपसे 2 संख्याओं के औसत पूछूंगा तो 3 1 4/2 बताएंगे, तो 2 ही आएगा। 3 का पूछूंगा तो 1 3 4 5 9/3, तो 3 ही आएगा। तो n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n ही होता है। इसको दिमाग पे रखिएगा। अब जैसे ये प्रश्न है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जनरली मैंने क्या बताया, n बताया, और माध्य उसने लिखा कितना है, n²/81 लिखा है। अब हमको n का मान पूछा है हमसे, तो हम n का मान देखिए बताते हैं। a से किसको खत्म कर देगा, n=81, अर्थात कितनी संख्या होंगी बताएं, 81। सिंपल सी बात है, 81 इसका राइट सोल्यूशन देखो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। राइट सोल्यूशन इसका 7वें प्रश्न का 81 है। बी ऑप्शन आप लिखिए, करेक्ट सोल्यूशन लगाइए, यही सही हल होगा इस प्रश्न का। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अब आपको एक कोऑर्डिनेट का प्रश्न दिख रहा है, और कोऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस आप जानते हो कितनी होती है। 3 बिंदु दिए हैं, ठीक है, 3 बिंदु दिए हैं, 1,2 है, -5,6 है, और 1,-2 है। संरेखी है, अंग्रेजी में कोलिनियर है। तो a का मान आपसे पूछा है क्या होगा। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर है तभी तो कोलिनियर है। एक 1,2 है, दूसरा क्या है -5,6 है, तीसरा क्या है a,-2 है। 3 बिंदु अगर कोलिनियर हैं, जिसको हम लोग जैसे देखिए ऐसे बनाए हैं, 3 बिंदु कोलिनियर हैं, तो उनका नियम क्या होता है समझ लीजिएगा। पहले से दूसरे बिंदु की जो प्रवणता m1 हो, प्रवणता आप जानते होंगे, दूसरे से तीसरे बिंदु की जो प्रवणता m2 हो, ये दोनों आपस में बराबर हो। अगर m1 बराबर m2 है तभी तीनों बिंदु कोलिनियर हैं। और कुछ बातें एक जान लीजिए, जैसे कि आपको 2 बिंदु दिया है। एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हैं। अगर हमें 2 बिंदु दिया है, दोनों के निर्देशांक दिए हैं, तो उसकी जो प्रवणता m होती है y2 - y1 अपान x2 - x1 होती है। इसको समझ लीजिएगा, प्रवणता क्या होती है, y2 - y1 अपान x2 - x1। जब कभी 2 बिंदु आपको दिए जाएं तो उनकी प्रवणता है। मैंने कहा कि आपके पास 2 बिंदु हैं, 1,2 है, -5,6 है, 1,-2 है। इनकी अगर अलग अलग बिंदु हमें दिए हैं तो इनकी जो प्रवणताएं होती हैं, प्रवणताएं अगर बराबर है तो तीनों संरेखीय हैं। अब प्रवणताएं निकालने के लिए जैसे आप इसको, इसका प्रवणता अगर निकालेंगे तो 6 से 2 घटाइए 4 होगा, बटे -5 से -1 घटाएं तो -6 होगा, 6 से 2 घटाएं 4 होगा, -5 -1 -6 होगा, बराबर। इससे इसको घटाएं, -2 से -6 -8 होगा, नीचे a से 6 घटाएं a -6 होगा। करेक्ट है। अब जैसे कहा है उसी प्रकार से कर डालिए, देखिए आपका सोल्यूशन हो जाएगा। प्रॉपर आपको समीकरण बनता दिख रहा है, 4 1 के 4,
4 दूना 8 हुआ, -2 है, 6 दूना कितना होता है, -12 होता है, करेक्ट है, हाँ -12 है। अब आप देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ कहीं पर 1,2 है, -5, -6 है, a, -2 है, मैंने 6 से 2 निकाला 4 है, -5, -1, -6 है, करेक्ट है, -2, -6, -8 है, और a + 5 है। मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है इसको, यहां पर a इससे करना चाहिए था ना, a से किसको घटाना चाहिए था, a, देखो a घटेगा, a + 5 होगा, इसलिए देखो गलत दिख रहा था, ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूना 12 हो गया, मतलब ये आपका 12 है, और यहाँ पर a + 5 है, a का मान कितना हो जाएगा, 12 से 5 घटेगा 7, तो यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है बताएं, 7 है, बी ऑप्शन है राइट सोल्यूशन, करेक्ट है। 7 इस प्रश्न का, हाँ वहां पर लिखा हुआ था 7 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो इस तरह के 8वें प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन 7 इज द राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए ध्यान से, 9वां नंबर आपके सामने है, बढ़िया सा एक शानदार सा सवाल ये भी है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, कितना इंपॉर्टेंट देखने पे करने पे खुद ही रियलाइज हो रहा होगा। एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क है कुछ इस टाइप से, ये है, ये वृत्ताकार पार्क है कि चारों तरफ समान चौड़ाई का एक पथ है, एक रास्ता है, देखो ऐसे चारों तरफ मैंने ऐसे कर दिया, ए ऐसे, ठीक है, ये अच्छा नहीं बना हो तो एक बार फिर से बना देता हूं। ये देखिए चारों तरफ समान चौड़ाई का एक वृत्ताकार पथ है, ये बना दिया, सही नहीं बना ना कोई बात नहीं, फिर से बना देता हूं, वो सेट नहीं होता। चलिए, एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ समान चौड़ाई का एक पथ है, वृत्ताकार का बाह्य तथा आंतरिक परिधियां, परिधि मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस का जो अंतर है 132 मीटर है, हमें पथ की चौड़ाई बतानी है। थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा, अगर ये सर्कल है, एक जैसे आपने क्रिकेट का मैदान देखा होगा, तो क्रिकेट के मैदान में ऐसे बाउंड्री रोप होती है, रस्सी होती है, जैसे यहाँ खेलते हैं लोग, यहाँ पर रस्सी लगी होती है चौके छक्के के लिए, और एक ऐसे एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगा होता है, यही है वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ, मतलब उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, इसका सेंटर है, यहां से यह लेंथ जो मिलाती है रेडियस से आंतरिक त्रिज्या है, और यही समय अगर हम यहां से यहां तक मिला दे तो यह कैपिटल आर है, बाह्य त्रिज्या है। इस रास्ते की जो चौड़ाई होती है r - r होती है। इसके अलावा वृत्त के बारे में थोड़ा सा और अंदर की जानकारी, अगर हम इस अंदर के वृत्त को, जो आंतरिक वृत्त है, इसकी बात अगर मैं करूं तो यहां पर भाई रेडियस तो आपको समझ में आ गया कि त्रिज्या इसकी r है, त्रिज्या इसकी r है, एक का समझ लीजिए तो दोनों के लिए कनेक्ट कर गया। व्यास इसका क्या होता है, आप सबको पता होगा, d होता है, d = 2r है, डबल कर दो ऐसे 2r हो गया। परिधि मतलब बाउंड्री की लेंथ, अगर हम इस बाउंड्री को जैसे रेड कलर से ऐसे घुमा दे रहे हैं तो यही क्या है, परिधि है, परिधि मतलब 2πr है, यही परिमाप, जैसे जनरल फिगर में जो परिमाप होता है वही यहाँ पर परिधि है। और क्षेत्रफल क्या होता है, जो सरफेस है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये आपका क्या होता है, πr² होता है। फिलहाल हम लोग को जो अपना प्रश्न है उसमें इसकी आवश्यकता है, ये डिफरेंस की, जो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की जो चौड़ाई है उसके बीच का जो फर्क है, वही आप लोगों ने देखिए आंसर भी बता दिया। ये अच्छा लगता है जब आप पहले से ही रिस्पॉन्स कर देते हैं, करेक्ट है। आइए, हम लोगों ने देखा कि अपने पास इसका सेंटर था और यहां से यहां तक स्मॉल r था, और उसी तरह से अगर हम लोग इधर चलते हैं तो यह आपका कैपिटल R है। हम लोगों से बेसिकली कैपिटल R - स्मॉल r ही पूछा है, यही प्रश्न है, यही पूछा गया है। आइए कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ समान चौड़ाई का एक पथ है, करेक्ट है। वृत्ताकार पथ का बाह्य तथा आंतरिक परिधियों का अंतर 132 है, बाह्य तथा आंतरिक, तो बाह्य परिधि क्या होगी, 2π कैपिटल R होगी, और आंतरिक परिधि क्या होगी, 2π स्मॉल r होगी। दोनों का डिफरेंस इसने दिया है 132, तो मैं लिख दूं 2π कैपिटल R - 2π स्मॉल r = 132। पाई का मान सबको पता है, दरअसल हम लोग को केवल क्या फाइंड करना है, कैपिटल R - स्मॉल r, तो यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा, करने की और जरूरत नहीं। 2π बाहर कर लेते हैं, हम लिखते हैं इसको कैपिटल R - स्मॉल r बराबर 132 दिया है, हमको यही फाइंड करना है, बाकी तो हमें वैसे भी जानकारी है। पाई का मान सबको कंफर्म है, 22/7 होता है, 2 × 22/7 कर दिया, गुणे r - r कर दिया, करेक्ट है, r - r कर दिया, और यहां पर हमने लिख दिया 132। 11 दूना 22 होता है, 11 × 1 = 11, 11 दूना 22 होता है, 2 दूना 4 × 3 = 12 होता है,
3 7 21, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 21 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यहां पर यह लेंथ आपकी 21 हो जाएगी, 21 मीटर करेक्ट आंसर इसका बनेगा। यस, आई होप सबको समझ में आया। देखो सबने तिरहाना, अनिता, अनिका, अमित, पुनीत, अरविंद, सभी का आंसर हमारे पास है। बी ऑप्शन है, 21 मीटर करेक्ट सोल्यूशन इसका बन रहा है। सभी लोग नोट करें, 9वां प्रश्न आपका डन होता है। 10वें प्रश्न पर आइए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इसको भी थोड़ा समझिए, इसमें कुछ चीजें समझने की है, तभी अगर एक बार कंफर्म होगा तभी आप इसको स्पष्ट कर पाओगे। देखिए क्या है प्रश्न, एक समांतर श्रेणी है। क्या है? एक समांतर श्रेणी, जिसे आप लोग समानांतर श्रेणी बेसिकली एपी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, ऐसी श्रेणी जिसके अंतर अर्थात पदों का जो अंतर है अगर वह इक्वल है, बराबर है, तो वह समानांतर है। उसमें n पदों का योग दिया है, योग का पैटर्न दिया है कि यह n पदों का योग है। तो हमसे कहा है 164 इसका कौन सा पद है। मतलब इट्स वेरी गुड क्वेश्चन आप देती, मतलब आपके लेवल पे अगर देखा जाए जी, इसके लेवल का देखा जाए तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपके सामने देखिए क्या है क्वेश्चन, आप प्लीज सभी लोग पढ़िएगा। जैसे मैं ऐसा कह रहा हूं, इसको पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा हूं। यहां पर हमको ये समझना है कि जैसे अगर कोई समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी जनरली लिखी जाती ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से लिखी जाती है। आप सबको पता है कि ए जो है पहला पद है, ए पहला पद है, और डी जो है सार्वंतर है। डी क्या है? सार्वंतर है। पदों की पोजीशन कि हमारा 7वां पद, 8वां पद, 10वां पद अगर कोई निकालना है तो जनरली tn से निकाला जाता है। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे अगर आप किसी पद पर जाना चाहते हैं तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना होता है। पदों का योग जो होता है Sn n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि n पदों का जोड़ अगर करना है तो इस फार्मूले को लगाना है। जैसे मैं एक पैटर्न ऐसे जनरल लेता हूं जो समांतर श्रेणी हो, जैसे 2 लिया, 5 लिया, 8 लिया, 11 लिया, 14 लिया, बोलिए समांतर श्रेणी है? हाँ है। अगर हम इनके पदों को जोड़े थोड़ा सा, देखिए कैसे जोड़ा जाता है। जैसे मैं कह दूं कि यस1 मतलब एक पद का जोड़, एक पद का जोड़ भाई 2 होगा, होगा कि नहीं? हाँ भाई, एक वही पद है, वही जोड़ है। 2 पदों का जोड़ बताइए यस2, 5 और 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 7। 3 पद का जोड़ बताइए, 5 2 7 8 15, करेक्ट है, यस4। 4 पद का जोड़ बताइए, 5 2 7 8 15 11, कितना होता है? 26। चलिए इतना ही छोड़िए, इससे काम हो जाएगा। अब आपने देखिए पहले एक पद का जोड़, 2 पद का जोड़ इस तरह से कर लिया। अगर मैं आपसे कह दूं कि यह जो S1 है, यह S1 बराबर A1 है, मतलब पहला पद है कि नहीं? यस। अगर मुझे A2 फाइंड करना है तो मैं आपको बता दूं A2 कितना होगा हमारा। S2 माइनस S1 कर दें तो हमको क्या मिलेगा? A2 मिलेगा। आप करके चाहे देख लें, 7 में से 2 घटा दें तो आपको 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो मैं लिखा हूं S2 माइनस S1 बराबर A2 हो गया। इसी तरह से मैं आपको बता दूं S3 माइनस S2 कर दें तो आपको A3 मिलेगा, अर्थात 15 से 7 घटा दें तो आपको 8 मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। जब भी कोई समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ दिया है तो आप ध्यान दो, आप समझो कि S1 तो हमेशा A1 होगा, लेकिन S2 माइनस S1 क्या होगा? A2 होगा। S3 माइनस S2 क्या होगा? A3 होगा, A2 होगा। इसको आपको समझना है ऐसे, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा पता है? Sn माइनस 1 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा समझने पर पच का हो जाएगा, Sn प्लस 1 माइनस Sn बराबर Sn हो जाता है। अब जैसे आपको कभी समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ दिया है, जो पीछे आप प्रश्न देख रहे हैं, आप यहां से समझ गए होंगे। जैसे अगर आपको मैंने कहा कि एक पद का जोड़ तो वो खुद ही है, 2 पद का जोड़ दिया, 3 पद का जोड़, 4 पद का जोड़, 5 पद का जोड़, ऐसे करते चले गए। तो ये जो पहले पद का जोड़ है यही पहला पद है। 2 पदों के जोड़ से एक पद का जोड़ घटा दे, दूसरा पद है। 3 पदों के जोड़ से 2 पदों का जोड़ घटा दे, तीसरा पद है। 4 पदों के जोड़ से 3 पदों का जोड़ घटा दे, चौथा पद होगा। जब इस तरह से हमको ये चीजें कंफर्म हो गई, और जानते हम लोग एक बात कि कभी भी अगर डी निकालना है सार्वंतर, तो सार्वंतर हमेशा कोई भी 2 पद ले लीजिए, कोई भी 2 पद, और सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए तो सार्वंतर आ जाता है। जैसे जो प्रश्न आपको दिया है, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, Sn दिया है आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दिया है। ना तो a पता है ना तो d पता है। हमसे पूछा है 164 जो है कौन सा पद है, इस कौन सी पोजीशन पर है।
और किसी श्रेणी का nth पद पता करना मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ना तो a पता है ना तो d पता है, तो मैं a और d अगर जब तक नहीं निकालूंगा तब तक इसकी पोजीशन नहीं बता पाऊंगा। आइए हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा सा। अब जैसे आपको Sn पता है तो आप S1 लिखो भाई, कितना होगा S1 मतलब जहां n है वहां 1 पुट कर दो। जहां n है तो ये लिखो 3 गुणे 1 का वर्ग प्लस 5 गुणे 1, अर्थात एक तरह सोचा जाए तो 8 है। S1 8 है। S2 बताइए क्या होगा। S2 होगा 3 गुणे 2 का वर्ग प्लस 5 गुणे 2, अर्थात एक प्रकार से 4 3 12, 10 होगा मतलब 22 हो गया। मैं अभी पीछे यही पढ़ा के आपको आया हूं कि इस श्रेणी का पहला पद A1 बराबर 8 है। A1 बराबर 8 है, बराबर A है, मतलब ये पहला पद है। A2 दूसरा पद आपको क्या मिलेगा, S2 माइनस S1 मिलेगा, अर्थात 22 से 8 घटा दें तो ये हो जाएगा 14। ये आपका दूसरा पद है, यहां पर सेकेंड टर्म हो गया। ये पहला पद था A1 और दूसरा पद 14 माइनस कितना हो गया, सॉरी 22 माइनस 8 कर दिया तो कितना हो गया बताइए, 14 हो गया। पहला पद पता चल गया, दूसरा पद पता चल गया, करेक्ट है। यही पहला पद है, ये पहला है और यह दूसरा पद है। अब पहले पद से दूसरे पद और पहले पद का जो डिफरेंस होता है वही डी होता है, तो 14 माइनस 8 कर दे तो यही आपका 6 हो जाएगा, यही आपका डी हो गया। अब आपसे जैसे कहा है हमसे कि कौन सा पद 164 है, 164 कौन सा पद है, तो हमने कहा चलो nth पद है, तो हम लिख दे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दिया हमने। Tn की जगह कितना पुट कर दे, 164 रख दिया। a की जगह कितना आया, 8 रख दिया, प्लस n हमको नहीं पता, यही पता करना, d कितना है, 6 है। ये घटेगा अगर तो 100 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 156 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 है, 6 से काट दे, 6 दूना 12 होता है, 6 चार के 36 बराबर n माइनस 1 है, तो n का मान भाई 27 है। 27वां पद था 164। तो समांतर श्रेणी की इन बातों को जरूर दिमाग में रखिए और आशा करता हूं कि समझ में सबको आया होगा। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दें कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे प्रश्न पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें मैंने जो योग का फॉर्मेट बताया वो भी आपको क्लियर होना चाहिए और इस हिसाब से आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो डी का मान भी कंफर्म हो गया, ए भी कंफर्म हो गया, योग का फॉर्मेट क्लियर हो गया, पदों के हिसाब से हम पहुंच गए। तो 10वां प्रश्न एक शानदार सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, याद करिए, पैटर्न समझिए, इसका क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में हल करिए। यस, क्लियर सभी को, तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। अगले प्रश्न पर आता हूं। चलिए इस प्रश्न को देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए इसको ध्यान सभी लोग। चलो भाई देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, x का मान दिया है, x का मान दिया है, y का भी मान दिया है और हमसे कहा x प्लस वाई प्लस, चीजें बहुत क्लियर हैं और कुछ चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे x y बहुत क्लियर है, कैसे, x का मान है √5 प्लस √3 और नीचे है √5 माइनस √3, ये तो x का मान हो गया। y का मान क्या है, √5 माइनस √3, नीचे है √5 प्लस √3, अर्थात a इससे खत्म, a इससे खत्म, कंफर्म हो गया कि 1 है, अर्थात इसका मान तय है कि 1 होगा। x y का मान 1 है। अब समस्या क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना। अब x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी थोड़ा समझिएगा भाई। अपने पास x इज इक्वल टू क्या है पता है, √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3। अब इसका डायरेक्ट अगर रखना होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डायरेक्ट अगर रखेंगे तो प्रॉब्लम 100% क्रिएट करेगा, मैं आपको बता दूं। ऐसी कंडीशन में भाई इसको रेशनलाइज कर लिया करें, परमेयीकरण। आपसे परमेयीकरण तो पूछा ही जाता है। परमेयीकरण में क्या होता है, जो नीचे की वैल्यू है, नीचे देख लिया करिए, अगर वो बाइनोमियल है और है भी, बीच में साइन क्या है, माइनस की है, 2 पद हैं इसमें, तो उसका कॉन्जुगेट किया करें, अर्थात माइनस को प्लस बना दे, ऊपर नीचे गुणा कर दे। जैसे ही आप ऊपर करेंगे √5 प्लस √3 हो जाएगा और इसी का होल वर्ग हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, √5 माइनस √3 यहां था तो √5 प्लस √3 ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी किया, ऊपर कर दिया तो ऐसे हो गया। नीचे अगर करेंगे तो भाई अगर चाहो तो एक बार लिख कर देख लो, यहां पर देखिए √5 प्लस √3 जैसे था, ये तो था ही ऑलरेडी, और ए मैंने इसके कॉन्जुगेट को ऊपर गुणा किया और सेम टू सेम देखिए मैं नीचे भी कर रहा हूं, बैलेंस भी बना रहे, अपनी जरूरतें भी पूरी हो जाए। ठीक है भाई, देखो ऊपर वाला तो एज इट इज थोड़ा सा जैसे मैं अभी लिख रहा तो वही सेम टू सेम बनेगा, अर्थात √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए आपका क्या हो जाएगा,
a माइनस बी ए प्लस बी हम सब ने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो मैं लिखूंगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो मतलब यह आपका रहेगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और नीचे अपना 5 में से 3 निकलेगा। भाई √5 का स्क्वायर 5 ही होता है, 3 का 3 ही होता है, 5 से 3 निकलेगा 2 आएगा। जैसे x का मान अगर इतना है तो मैं आपको श्योर कर दूं कि y का मान कितना होगा। y का मान सेम उसी पैटर्न पर देखो आपका हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ओ भी 2 ही हो जाएगा। करेक्ट है। अब आपको x और x प्लस xy जोड़ना है। करेक्ट है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई आपको जोड़ना है। जोड़िए, कैसे जोड़ा जाएगा, जोड़िए कैसे जोड़ा जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, कंफर्म करिएगा मैं आपको जो समझा रहा हूं। ठीक है, समझिए। जैसे एक बात आप एक फार्मूला दिमाग पे रखिएगा, कभी जैसे अगर आपको दिया है a प्लस बी, क्या दिया है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर मान लीजिए मुझे a प्लस बी दिया है और a प्लस बी दिया है, अगर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करूं तो इसका मान होता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पैटर्न को दिमाग में रखिएगा और इसके साथ साथ एक पैटर्न और दिमाग में रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। ये दो बातें आपको एकदम तय करनी है, इसी पर चलेगा। जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। भाई a मान तो कन्फर्म है, एक आ चुका है, पहले से मैं लिख रहा हूं। x की जगह मैं लिखूंगा, देखिए ध्यान से, इसकी जगह √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और y की जगह में, अच्छा नीचे 2 है तो इसका भी हर 2 है, इसका भी हर 2 है तो नीचे हम 2 लिख देंगे अभी बाद में। √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर है प्लस 1 है, इतना है अपने पास। अब सोचो, हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी अभी पीछे बताया हमने ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ट्वाइस √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। करेक्ट है। नीचे आपका 2 ही है, 2 खत्म हो गया, 5 3 8 हो जाएगा, इसका जोड़ कर देंगे तो आप लोग, और 8 में एक और जुड़ जाएगा तो इसका मान कितना आएगा 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग देख लें, कंफर्म करते हैं। आगे प्रश्न पर आता हूं। इतना चलो समझ में आया, कुछ पैटर्न्स आप याद रखिएगा, जरूरत पड़ती है इन सब चीजों को। अब देखो 3D का एक बहुत शानदार सा प्रश्न आया। क्वेश्चन क्या है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं। तो शंकुओं की संख्या क्या है, अर्थात कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर 3D का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल का है, तो जैसे 2D का जब होता है तो एक 2D की रिक्वायरमेंट एक 3D की रिक्वायरमेंट से बड़ा कनेक्ट करती है। 2D में क्या होता है, कभी हम एक फ्लेक्सिबल वायर ले लेते हैं, तार को हम चाहे जिस शेप में रखते हैं वो शेप को कवर कर लेता है। जैसे कभी उसी को हम त्रिभुज बना देते हैं, कभी उसी को वृत्त बना देते हैं। तो उस केस में जो तार हमने उपयोग में लिया है या रस्सी हमने उपयोग में लिया है, उस रस्सी की जो पेरीमीटर होती है, परिमाप वो बराबर होती है, हर फिगर के लिए सेम होती है। अगर उसको हम त्रिभुज में रखेंगे, त्रिभुज का परिमाप, उसी को अगर वृत्त पर ले जाएंगे तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। 3D फिगर में क्या होता है, जब कभी कोई धातु की वस्तु होती है, मेटल की, उसको जब पिघलाया जाता है, तोड़ा जाता है, गलाया जाता है और उससे हम नया शेप, नई आकृति अगर हम डेवलप करते हैं तो दोनों के आयतन अर्थात वॉल्यूम सेम रहते हैं। अब यहां पर 2 फिगर हैं, एक हमारे पास गोला है, धातु का क्या है, गोला है, जिसके मेजरमेंट्स आपको मेंशन किए थे, उसको पिघलाकर हम क्या बना रहे, एक शंकु बना रहे, शंकु के मेजरमेंट दे दिए। तो आपको शंकुओं की संख्या, दोनों फिगर के बारे में छोटी सी जानकारी होनी जरूरी है। जैसे देखो ये गोला है, गेंद जिसको कहते हैं, लेदर की बॉल, जैसे क्रिकेट होता है, फुटबॉल, ये गेंद होता है, ये आपका गोला है। गोले के बारे में इतना जान लो कि ये, हाँ, गोले के बारे में इतना जान लीजिए कि यह इसकी रेडियस है, यह इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। जबकि अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु देखो ये होता है, आपने देखा होगा जो मेले का तंबू है, ठीक है, आइस कोन है, जोकर की कैप है, ये शंकु है। शंकु की रेडियस होती, शंकु की हाइट होती, इसका जब वॉल्यूम होता है तो 1/3 पाई r² h होता है। इतना सही मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हम लोग को इस प्रश्न में। अब जैसे जो प्रश्न है उसको देखिए, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर, मतलब एक गोला है जिसको पिघलाया जाता है, अर्थात एक गोला देखिए ऐसे था, इसकी अपनी त्रिज्या थी, ठीक है, इसको पिघला करके हमने शंकु बनाए छोटे छोटे, और शंकुओं का मेजरमेंट दे रखा है, तो हमसे शंकुओं की संख्या पूछ रहा है कितने शंकु हो सकते हैं। मतलब जब आप इस गोले को पिघलाएंगे तो जो उसमें से मेटल धातु निकलेगी उसी से हम शंकु बनाएंगे।
तो मतलब पूरा का पूरा इसका वॉल्यूम खप जाएगा। इसका पूरा वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम होता कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब 10.5 का होल क्यूब, बराबर इसकी संख्या कितनी हमको नहीं पता है, n कर देते हैं, गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 3 तो ऊंचाई है और रेडियस इसकी 3.5 है, 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 3 कर देते हैं। अब यहीं से n का मान हम सॉल्व करके निकालेंगे, पाई का मान सबको जानकारी है ही है, हमको कंफर्म हो जाएगा कि रेडियस कितनी है, कितनी संख्या आएगी। सबसे पहले देखो पाई को पाई से गायब कर दो, 3 को 3 से गायब कर दो, 10.5 को 4 रखिए, इसको 10.5 हम 105/10 कर दें भाई, 10.5 दशमलव हटाइए, 3 बार गुणा होगा इसका क्यूब करने पर, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, फिर 105/10 लिखिए, फिर 105/10 लिखिए और यहां पर जाइए तो आपके पास n है, गुणे इसका मान कितना होगा 3.5 अर्थात 35/10 लिखिए, फिर लिखिए 35/10 गुणे आप 3 करो। इस तरह से हमने प्रेजेंट किया। अब जो पॉसिबल कैंसिलेशन है उसको कर डालिए तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए कैसे किया जाएगा, सबसे पहले 10 तो ऐसे ही चले गए, करेक्ट है। फिर देखिए क्या होता है, 35 से देखिए इसको डिवाइड करिए 3 बार गया, 35 से इसको भी डिवाइड करिए 3 बार गया, 3 से इसको खत्म कर दे, खत्म हो गया। अभी देख लीजिए और कुछ जो भी कट पिट रहा है, 5 दूना 10, 5 1 के 5, 5 दूना 10 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 3 6 गुणे 21 है, 21 गुणे 6 कर दे, 6 1 के 6, 6 दूना 12, 126 शंकु बनाए जा सकते हैं। 126 शंकु जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और आप सबने देखिए इसका सही सोल्यूशन लगाया है 126 शंकु, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। जो आप लोग देखिए, करेक्ट करिए, कंफर्म करिए, बी ऑप्शन आप लोग उठाए, इसका सही सोल्यूशन आपके सामने। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। 12वां आपका डन होता है, 13वें क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच रहे हैं। 13वां क्वेश्चन आप लोग नोटिस करिए, इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा ना। बेसिक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा अगर हमें अवेयरनेस रहती है तो हम अच्छे से कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, चीजें हमें कंफर्म हो जाती है। लेकिन अगर डाउट रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं समझाता हूं। नीरज को रुपए 840 की कीमत वाली शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर अगर वह 16% की छूट भी देता है तब भी उसे 18% का लाभ मिल सके। दरअसल हमेशा एक व्यक्ति, एक दुकानदार यही सोचता है कि वह कोई व्यापार करे और उसमें लाभ अर्जित करे, उसके मन में इच्छा होती है, लेकिन मार्केट में सब पता है उसे, सब छूट देते तो उसे भी छूट देना पड़ेगा। तो उसने सब प्लान कर लिया कि मैं छूट भी दूंगा। मतलब उसने जाके पहले थोक विक्रेता से जिस शर्ट को 840 में खरीदा था, वो प्लान कर रहा है कि उसको कितना ग्राहक को बता दे कि अगर वह 16% की छूट देगा तो भी 18% का लाभ हो जाए। जनरली देखिए स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, पहले कोई सामान खरीदा जाता है, कॉस्ट प्राइस जिसको कहते हैं, सामान का दाम प्रिंट किया जाता है, लेबल लगा के, प्रिंट लगा के प्रिंट किया, फिर उसके बाद सेल किया। हमेशा एक बात समझो कि खरीद करके दाम बढ़ाकर प्रिंट किया जाता है। जैसे मान लो कोई सामान 100 में खरीदा और हमने उसको 50% बढ़ा दिया तो 150 बताया ग्राहक को। फिर कोई आया तो मैंने कहा चलो 10% छोड़ देते हैं, 135 में बेचा। मतलब हमने दाम बढ़ाकर प्रिंट किया, फिर हमने छूट देकर बेचा। लेकिन जब फाइनली लाभ और हानि की बात होती है तो हमेशा क्रय से विक्रय का कंपैरिजन होता है कि खरीदा कितने में था, बेचा कितने में था। अब अगर हम इसको इस पैटर्न पर लेकर जाएं, दरअसल छूट हमेशा किस पर होगी, अंकित मूल्य पर। क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। अगर हम ऐसे करके जाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब क्रिटिकल हो जाती स्थिति। मैं कहूंगा कि बड़े आराम से आप इसका एक स्ट्रक्चर फॉलो कर लो, ऐसे प्रश्न बड़े इजीली हल हो जाते हैं। कैसे, 840 में मैंने खरीदा था, 16% की छूट देकर अब मैं बेचूंगा, लेकिन मुझे 18% का लाभ चाहिए। तो आप उसकी प्राइस को देखो ऐसे 100 जनरेट कर दीजिए, 100 जनरेट कर दिया, ऐसे सोचा अगर आप 16% की छूट देंगे तो 100 में जितना छूट देंगे वही एग्जैक्टली घट जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा, 84। ऐसे लिखिएगा ना सीधा सीधा 84। और हम लाभ कितना चाहते हैं, 18, तो इसका मतलब 118। निश्चित तौर पर यह उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और यह उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है, यह उसकी मार्क प्राइस हो जाएगी। अब आप 840 में खरीदे हैं तो इसकी तुलना तुरंत 840 से करें, इसका मान बताना है। देखिए कंपेयर कर दीजिए, सिंपल सा, 84 दाम में होता है और 10 को इससे गुणा कर दें, 1180 हो जाएगा। 1180 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। यह इस प्रश्न का करेक्ट हल है। 1180 रुपए आप सभी लोग लगा लें, इसका करेक्ट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। 13वां क्वेश्चन 1180 रुपए है, बी ऑप्शन आप उतार लें, सही सम, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आप कंफर्म कर सकते हैं। 1180 लगाइए, एकदम राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलो
आगे बढ़ता हूं। किसी बेलन में यदि त्रिज्या को आधा, बेलन के बारे में बता रहा हूं, किसी बेलन में यदि त्रिज्या को आधा व ऊंचाई को दुगुना कर दिया जावे, जावे लिखा है हाँ, तो उसका आयतन होगा क्या, वही रहेगा, दुगुना होगा, आधा रहेगा, क्या हो जाएगा भाई जी। चलिए आप समझो, आप देखो पहले, आप शेड्यूल सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको सोल्यूशन समझिए, पहले तो आप बेलन जान लो। देखो ये बेलन है, ठीक, ये बेलन है, ये एकदम परसेंटेज आधारित क्वेश्चन है। परसेंटेज जब आपको मैंने पढ़ाया होगा तो परसेंटेज में मैंने ऐसे परिवर्तन पर डिस्कशन किया होगा। ये बेलन है, बेलन की अपनी रेडियस है, ठीक है, बेलन की अपनी ऊंचाई है और बेलन का अपना आयतन होता है, बेलन का अपना आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मतलब पाई, पाई रहने दीजिए, पाई से कोई मतलब नहीं, पाई तो कॉमन हो जाता है, आर 2 बार है गुणे एच है, करेक्ट है। अब उसने हमसे कहा कि अगर हम त्रिज्या को आधा कर दें, त्रिज्या को आधा कर दें और ऊंचाई को दुगुना कर दें तो आयतन हमारा कितना प्रभावित हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप देखो इसको दो तरीके से डिफाइन करो, ये ओरिजिनल ले लो और ये न्यू कर दो, ठीक है, ओरिजिनल ले लो और न्यू कर दो। इसने कहा त्रिज्या को आधा कर दो, आधा मतलब दो, एक आधा मतलब क्या होता है, हम अगर 2 हैं तो 1 हो जाएं, तो त्रिज्या को 2 से क्या कर दिया, 1 कर दिया। लेकिन त्रिज्या का उपयोग यहां कितनी बार है, 2 बार है, त्रिज्या का उपयोग 2 बार है। तो आर मतलब यहां पर हमने साफ साफ कहा कि त्रिज्या हमारी आधी होगी, तो आधा मतलब जैसे आप समझ गए, या तो 1 से 0.5 करो, या तो मैंने कहा 2 से 1 करो, और 1 बार ना करो, 2 बार करो। कितनी बार, 2 बार। क्यों 2 बार बताइए, क्योंकि यहां पर त्रिज्या हमेशा 2 बार, जैसे परसेंटेज का प्रश्न बनता है इस पर कि अगर त्रिज्या को हम जैसे 20% बढ़ा दें, ऊंचाई को 10% घटा दे, तो आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। यहां पर यह भी प्रश्न पूछ सकता था कि अब जो नया आयतन है पुराने आयतन से कितने प्रतिशत घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इस पर परसेंटेज का फुल यूज करा जा सकता है इस प्रश्न पर। अब आप देखो क्या होगा, मैंने कहा कि अगर 2 थी तो 2 से 1 घटकर 1 हो गई। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि त्रिज्या का उपयोग डबल होता है 2 टाइम्स। मैं इस पर एक आध प्रश्न और आपको करवा देता हूं। ऊंचाई दुगुना हो जाए तो 1 से 2 हो जाए, ऊंचाई दुगुना। अब ये हमारा पुराना आयतन था और अभी ये नया नया आयतन हो गया। जब ऐसी स्थिति आए तो कंपेयर कर लिया करिए कुछ चीजें, ठीक है। कंपेयर देखो ऐसे कर लीजिए, जो इधर का इधर कुछ कटता दिखे काट दीजिए, काट दिया। अब यहां पर 2 या हम डायरेक्ट लिख लिए होते, 4 होता 2 होता, कट जाए तो काट लो, तो 2 1 के 2 हो गया, 1 1 ही रह जाएगा। मतलब कोई चीज 2 से 1 हो गई, मतलब 2 रुपए से अगर 1 हो गया तो सीधा सीधा आधा नहीं हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया। मतलब आप सी ऑप्शन पर जा सकते हैं इस प्रश्न के लिए। और यहीं पर अगर हम लोगों से कहता कि क्षेत्रफल उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो गई या आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो अगर कोई चीज 2 से 1 हो जाए तो निश्चित तौर पर 1 कम हुआ है, किसमें से, 2 में से। आधा वैसे भी 50% होता है, तो आप कर सकते हैं। जैसे कभी आपसे कोई प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि यही बेलन को ही लेकर मैं बताता हूं, मैंने कहा बेलन में त्रिज्या 50% बढ़ जाए, ऊंचाई 50% घट जाए, ठीक है, या 25% घट जाए, ऊंचाई क्या हो, 25% घट जाए। अब आपसे देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो नया आयतन पुराने आयतन से कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा। दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर आपसे ऑप्शन में दिया जाता है। देखो मैंने क्या बताया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका आंसर आएगा बढ़ने का, तो हो सकता है पहला ऑप्शन घटने का दिया हो, तो उसमें भी डाउट आपको बना देता है, थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। देखिए प्रश्न क्या है, मैंने कहा कि बेलन में त्रिज्या 50% अगर बढ़ जाए, ऊंचाई 25% घट जाए, तो नया आयतन पुराने आयतन से कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा, ये पूछा हम लोगों से। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अब आप सबको बेलन के बारे में जानकारी है ही है, ये बेलन है आपका। अब बेलन के बारे में इतनी जानकारी है कि इसकी रेडियस है और इसकी हाइट है, ये रेडियस है, हाइट है। आयतन सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है,
ये सबको जानकारी है। उसी आधार पर चलते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज की भी जानकारी हमको होना जरूरी है। आर का उपयोग हमें 2 बार करना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि आर डबल है, आर इंटू आर है, एच वन टाइम है। त्रिज्या 50%, 50% या परसेंट कोई भी उसको भिन्न में कैसे लिखा जाता है? 50% को हटाना है, 100 से भाग करना है, तो यह 50/100 होगा और 50/100 का मतलब 1/2 होगा। इसी प्रकार से 25% का अर्थ होता है 25/100 अर्थात 1 क्या हो गया? 4 हो गया। मतलब आप देखो ओरिजिनल वॉल्यूम एंड न्यू वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड न्यू वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम ले लिया हमने। अब हम लिख क्या रहे हैं कि 50% बढ़ जाए मतलब 2 से 1 बढ़कर 3 हो जाए, और यह 1 बार होगा कि 2 बार होगा? 2 बार, क्योंकि आर इंटू क्या होता है? आर होता है, और एच 1 ही बार होगा, तो 2 बार लिखिए, 2 से 3 हो जाए। ऊंचाई कहा है 25% घट जाए मतलब 4 से 1 घटकर 3 हो जाए, 4 से 1 घटकर 3 हो जाए। अब आप सीधा सीधा सोच लो कि आपके आयतन से पुराने, नए आयतन से पुराने आयतन में क्या परिवर्तन होगा? 2 दूना 4 चौके 16 हो गया, 3 तिया 9 त्रिक 27 हो गया। मतलब यहां पर आयतन बढ़ा है। कितना बढ़ा है बताएं? 16 11 27 होता है, 11 बढ़ा है। 16 से 11 बढ़ करके ही तो 27 होगा। अब 16 से अगर 11 बढ़कर 27 है तो 11 गुणे 100 बटे हम क्या कर देंगे? 16। 4 चौके 16 होता है, 4 25 बार होगा, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27 होता है। 4 से भाग किया, 4 छंगे 24 होता है, 3 4 8 32 होगा, 4 7 28, 4 इतना बढ़ जाएगा, इतने की वृद्धि होगी। करेक्ट है? मतलब 68.75% की वृद्धि हो रही है। 4 7 28, 28, 4 छंगे 24, 3 27 है ना, 3 5, 4 8 32, सही है। चेक करिए एक बार, 66 है कि 68? मैं गलत हूं क्या आप लोग? एक बार चेक करो सब लोग। 16 से 27 हो रहा है, 16 10 26, 11 बढ़ा है, 11 गुणे 100 बटा 25, 4 चौके 16, 4 25, 25 1 25, 25 2 27, 4 छंगे 24, 3 27, 3 और 5, 4 8 32। चलिए सही है ना मेरा? हाँ, आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है, पढ़िए इसको। यदि कुछ संख्याएं हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये नंबर मैंने लिख दिया, देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 2 बातें इसमें सीखने को है, करने को है। कह रहा है कि ये नंबर्स हैं में से यादृच्छिक मतलब रैंडम होता है, अंग्रेजी में लिखा होगा देखिए रैंडम, मतलब कोई भी, जैसे कोई सीक्वेंस नहीं है तो रैंडम है। एक संख्या x चुनी जाती है, एक संख्या निकाली जाती है, और कह रहा है कि मॉड ऑफ x लेस देन 2 हो, उसका जो मॉडुलस फॉर्म हो। मॉडुलस फॉर्म समझिएगा, मॉडुलस फॉर्म क्या होता है कि जब भी कभी कोई, ध्यान से समझिएगा, मॉड ऑफ x हमेशा, मॉड ऑफ x कभी भी कोई टर्म अगर मॉड में है तो 2 रिजल्ट आपको देता है। जैसे अगर हम कभी भी किसी टर्म का अगर हम मॉडुलस निकालते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव x हो जाता है। मॉड हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही प्रोवाइड कर दे। जैसे अगर 5 का मॉड करेंगे तो 5 ही आएगा, और -5 का करेंगे तो भी 5 आएगा। तो मॉडुलस वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। उसने कहा कि एक हमें यादृच्छिक एक नंबर चूज करना है जिसका नाम x है। अगर मॉड ऑफ x लेस देन 2 है, मतलब उसका जो मॉडुलस फॉर्म है वो लेस देन 2 है, तो ऐसे होने की प्रायिकता क्या है? तो उसके होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता के बारे में तो पहले भी बता चुके हैं, अभी भी जान लीजिएगा। प्रायिकता हमेशा n ऑफ a डिवाइड बाई n ऑफ s होती है। मतलब हम अगर किसी समूह की बात करें तो समूह जो भी होगा उस समूह के, अगर समूह पहले तो बना कैसे आप समझिए, किसी एक कलेक्शन को जैसे हम कैसे भी डिफाइन कर दें, हमने सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया, या कोई एक्शन ले लिया, कोई हमने जो है एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो या किसी भी तरीके से हमारे पास एक कलेक्शन आया, उस कलेक्शन के जितने टोटल आउटकम्स हैं वो n ऑफ s हैं, ये टोटल हैं। उसमें से हमारे फेवर का जो होगा, हमारे अकॉर्डिंग जो होगा वो यह a होगा, अर्थात n ऑफ a उससे हम प्रेजेंट करेंगे। मैंने कल भी जैसे बताया था, और हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी मैंने एक्सप्लेन किया तो समय मैंने बताया आप लोग को, अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उससे जितने आउटकम्स आते हैं वो यस से डिनोट किए जाते हैं, सैंपल स्पेस कहलाते हैं। उसमें से आप अपनी जरूरत का निकाल लो तो फेवरेबल आउटकम्स है, आपके अकॉर्डिंग है, तो आपका फेवर का है, तो उसे आप लोग उसकी टोटल कार्डिनलिटी नोट कर ले तो n ऑफ a हो गया। प्रोबेबिलिटी जब भी बनेगी हमेशा 1 से बढ़, किसी की प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 1 होगी, मतलब 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है, ना तो 0 से छोटी होगी ना तो 1 से बड़ी होगी। अब जैसे यह समूह दिया है तो इसी को आप यस कह दो।
आपके फेवर में कौन कौन होंगे? ऐसे नंबर होंगे जिनका मॉडुलस 2 से छोटा हो। अगर हम लोग यहां पर मॉड ऑफ कितना लिखें, जैसे अगर आप लोग यहां पर -3 लिख रहे हैं तो -3 आपका जो है, अगर हम जैसे देखिए अगर हम -3 का मॉड करेंगे तो +3 आएगा, इसका करेंगे तो +2 हो जाएगा। जैसे मॉड अगर फाइंड करते हैं इसका, मॉड ऑफ -3 अगर करते हैं तो +3 होगा, मॉड ऑफ -2 करते हैं तो +2 होगा, मॉड ऑफ -1 करेंगे तो आपको पता है 1 होगा, 0 का 0 ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। समझ रहे हैं, सबका मॉड हमने फाइंड कर दिया। अभी जो मॉडुलस वैल्यूज आई हैं, इसकी सारी वैल्यू 2 से छोटी कहां कहां है? जैसे अगर आप सोचो क्या यह 2 से छोटा है? नहीं। या 2 के बराबर है? नहीं। अब इसमें 2 से छोटे को हमें देखना है, हमसे यही कहा है ना कि इसमें से x चुनी गई, आप खुद ही बताइए क्या इसकी प्रायिकता होगी? यहां पर इसने कहा कि मॉड ऑफ x होने की प्रायिकता क्या? मॉड ऑफ x अगर 2 से छोटा है तो उसके होने की प्रायिकता क्या है? आपके अकॉर्डिंग आपके फेवर में कौन है? 3 होगा? नहीं होगा। 2 होगा? हाँ होगा। 1 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्या 0 होगा? 0 देखो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। अब यहां पर अगला कौन बच रहा? 1 होगा। तो इसका मतलब अगर हम ए की बात करें तो ए में आपके पास कौन कौन आएगा? अगर ए की बात करो तो यहां पर 1 2 बार रिपीट हो चुका है। अगर जैसे इसकी बात हम लोग करें तो 1 होगा, 2 होगा और 0 होगा। अगर हम करेक्टेड की बात करें तो अपने पास टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो पी ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा पता है? 3 बटा कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी होगा, 3/7 होगा। एकदम 3/7 लगाइए आप लोग, 2/7 नहीं होगा। दरअसल आप ऐसे समझो, इसका भी मॉड 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 है, यह लिया नहीं जाएगा। दरअसल ये हम जो यहां पर लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। देखिए ऐसे समझिए आप लोग, आपको लेना कौन कौन सा है? आपको कहा गया है कि मॉड ऑफ x लेस देन 2 हो, तो आप किसको किसको सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या आप 3 को ले सकते हैं क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं। क्या 2 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 2 के बराबर है ना, हमें 2 से छोटा लेना है। 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ये भी 2 के बराबर है, नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो आपके पास जो फेवर में आपके पास आएगा 101 होगा, अर्थात माइनस, ऐसे सोचो तो ए होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, इसका मॉडुलस 1 होगा, इसका मॉडुलस 0 होगा, इसका मॉडुलस 1 होगा। इन 3 को ले सकते हो, बाकी किसी को नहीं ले सकते। 3/7 आएगा। 2 नहीं लेना है, 2 अगर हमने ले लिया तो गलत कर रहे हैं। 2 क्योंकि 2 के बराबर है ना, 2 से छोटा थोड़ी है। तो राइट सोल्यूशन इसका सी ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे में कंफ्यूज थोड़ा सा कर रहा है इस बात को लेकर के कि हम 2 को लें कि ना लें, मॉडुलस क्या है, 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये सब कंफ्यूजन बनते हैं मन में। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सही आंसर क्या होगा, 3/7 होगा। ठीक है, कौन कौन लिया है? -1 0 1 को, क्योंकि इसका जब मॉड करेंगे -1 का मॉड तो 1 आएगा, 0 का करेंगे तो 0 आएगा, 1 का करेंगे तो 1 आएगा। सब 2 से छोटे हैं। यस, ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आइए। ठीक है, 16वां देखिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज है, जिसे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंतर्निहित मतलब होता है इन सर्कल या इनस्क्राइब्ड, एक वृत्त का क्षेत्रफल 48 पाई है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया? 48 पाई है, वर्ग इकाई है, 48 पाई वर्ग इकाई है। तो त्रिभुज का परिमाप हम लोगों से पूछा है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। एक हम समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ABC है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अब हम क्या कर दें, इसके अंदर हमने एक वृत्त बना दिया, ये त्रिभुज के अंदर हमने एक वृत्त बना दिया, इसका अपना सेंटर है। अब ये जो सर्कल बना है दैट इज कॉल्ड इनस्क्राइब्ड सर्कल, अंतर्निहित हो गया, इनस्क्राइब्ड हो गया। अगर हम इससे इस पर एक लेंथ ऐसे ड्रॉ करें, जो त्रिभुज की बेसिकली हाइट है, AD क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई है। तो अगर त्रिभुज की जो भुजाएं हैं सबकी सब A हैं, त्रिभुज की भुजाएं सबकी सब क्या हैं? A हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हाइट होती है वह √3/2 इंटू A होती है। करेक्ट है, √3/2 इंटू A होती है। इसके अलावा जान लीजिएगा कि हमारे पास जो A लेंथ है यह उस अंतर्वृत्त की, जो अंतर्गत वृत्त है उसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या जो होगी वह 1/3 इंटू H होगी। ऊंचाई की 1/3 होगी, ऊंचाई की क्या होगी? 1/3 होगी, 1/3 इंटू H होगी। जो त्रिज्या होती है इसकी हमेशा ध्यान रखना, दरअसल इसमें एक वृत्त की कल्पना और की जाती है जो परिगत होती है। परिगत त्रिज्या और अंतर्गत त्रिज्या 2:1 के अनुपात में होती है, मतलब ऊंचाई को 2 भागों में बांटा जाता है,
2 और 1 के अनुपात में 1 भाग अंतर्गत वृत्त का होता है, 2 भाग परिगत का होता है। परिगत ऐसे त्रिभुज एक वृत्त और बन सकता है। अब आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। ऊंचाई हमेशा इसकी कन्फर्म है a है पूरी की पूरी, और उसका 1/3 इसकी रेडियस है। 1/3 क्या है? रेडियस है। हम लोगों को जैसे यहां पर अगर वृत्त की कुछ हमें जानकारी पता है तो हम भुजा को रिलेट कर सकते हैं, अर्थात त्रिभुज को वृत्त से कनेक्ट कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट है जो मैं वहां पर आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप इस प्रश्न पर आइए थोड़ा सा। हमारे पास ऐसे देखिए ये है, ये अपना एक वृत्त है, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। वृत्त का एरिया दिया है, वृत्त का क्या दिया है? एरिया, जो कितना दिया? 48 पाई दिया है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो 48 पाई है। पाई पाई से खत्म हुआ। आर बराबर अंडर रूट 48 है, आर बराबर अंडर रूट 48 है। तो आप समझ गए होंगे कि आर का मान अगर इसका वर्गमूल कर देते हैं तो 4√3 है। 4 चौके 16 3 48 है। रेडियस कंफर्म हो गया। अब इसकी ऊंचाई हम जैसे अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, इसकी हाइट और इसकी रेडियस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि जो h है वह 1/3 इंटू आर है। h क्या है? 1/3 इंटू आर है। और h खुद क्या होता है? √3/2 इंटू साइड है। साइड की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमसे परिमाप पूछा है, और परिमाप क्या होगा? 3 इंटू ए होगा। तो हम लोग h की जगह लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए बराबर 1/3 इंटू आर। आर की जगह हमारे पास कितना आया है? 4√3 आया है। 4√3 आया है। √3 से √3 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो a का मान अपना कितना हो जाएगा बताइए? 2 चौके 8/3 हो गया। यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? सॉरी, 1 मिनट। हम लोग h की जगह कितना लिख देते हैं? h की जगह हमने लिख दिया √3/2 इंटू ए लिख दिया हमने, और 1/3 गुणे आर की जगह हमने कितना लिख दिया? 4√3 लिख दिया, क्योंकि रेडियस इतनी है हमारे पास। अब अगर हम इसको इससे खत्म कर देते हैं तो a का मान हमारा कितना हो जाता है? जैसे अगर हम भुजा की बात कर देते तो भुजा कितना हो जाएगा? क्योंकि हम लोग देख रहे थे, जैसे हमारे पास जो वर्किंग है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करें तो रेडियस हमारी कितनी हो गई? 4 चौके 16 3 48, 4√3 हो गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई जो होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है। दरअसल आप ऐसे समझो कि जो ऊंचाई है, अगर हम ऊंचाई को कंपेयर कर दें तो हमने लिखा था कि रेडियस इज इक्वल टू 1/3 इंटू एच होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक था। तो रेडियस की जगह पर हम कितना लिख देते हैं? 4√3 लिख देते हैं। ऊंचाई हमने लिख दिया 1/3 एच लिख दिया, करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पर ऊंचाई को भी कितना जानते हैं? ऊंचाई के बारे में हमने पढ़ा है। क्या लिख सकते हैं? इंटू हम लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहां से अगर ए निकल जाए तो सब कंफर्म हो गया। जैसे √3 से खत्म हो गया। अब आप देखो तो कितना हो? 2 3 6 6 चौके 24, तो ए का मान 24 हो गया। सभी भुजाएं आपकी 24 हैं, तो परिमाप कितना होगा? 24 गुणे 3, 24 3 72। तो 72 इकाई आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, ठीक है, 72 इकाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग नोट कर लें, सी ऑप्शन है, 72 इकाई है करेक्ट आंसर। इस तरह का पूछा आपसे यहीं पर, जो जैसे अंतर्गत हमने वृत्त बनवाया वैसे ही परिगत भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको कनेक्ट रहना चाहिए। जैसे ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको, ये बताया आपको, ये क्लियर हो कि जैसे अंतर्गत हमने बनाया उसी तरह से परिगत भी बन जाएगा ना। तो परिगत में जैसे आर जो कैपिटल होगा वह 2/3 इंटू एच होता है, ठीक है, 2/3 हो जाता है। इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा। इसमें इनके रिलेशंस भी पूछे जाते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछा गया हम लोग बता लेते हैं। अरिथमेटिक का प्रश्न है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है। 126.50 को ए बी तथा सी में 2 5 और 4 के अनुपात में इस प्रकार विभाजित करना है या किया जाना है तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना ज्यादा है। एक जनरल प्रश्न है, पीआरटी में पूछा जा सकता है, जूनियर में भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप एग्जाम देख रहे हैं तो इसके पहले आपने देखा था जिस हिसाब से पेपर हुआ था, उसका लेवल और इसका सिस्टम समझ सकते, कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास इतना टोटल धन है और इस धन का बंटवारा हमें 3% में करना है एबीसी में, जिनके रेशियो दिए हैं 2:5:4, मतलब 2 भाग मिलेगा ए को, बी को मिलेगा 5 भाग और सी को मिलेगा 4 भाग। इस प्रकार से बांटा जाना है। तो प्रश्न क्या है, बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है, बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है। लेकिन इसके पहले जान लो जो पैसा है ये तीनों का है, एक का तो है नहीं, किसका है, तीनों का है। अगर तीनों का है तो इनके अनुपाती पदों को जोड़कर कंपेयर करिए। 5 4 9 2 11, 11 की तुलना 126.50 से कर दें और निकालना क्या है, इसने कहा बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है। अनुपात में देखो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो अपने को 3 का मान बताना है।
11 से इसको कैंसिल करिए, 11 1 11, 1 6 11 1 11, 11 5 55, 3 से गुणा कर दे, 3 0 0, 3 5 15, 3 1 3 1 4, 3 34.50 रुपए ज्यादा है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 34.50 है। आप नोट कर लें, क्योंकि तीनों का हिस्सा इतना है, जिसमें ए का भाग 2 है तो बी का 5 और सी का 4, इस प्रकार से तीनों का भाग 11 है। 11 से इसको कंपेयर किया, बी सी ए से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का आपने अमाउंट क्लियर कर दिया, एकदम सही आंसर आ रहा है। तो 17वां प्रश्न आपका डन होता है, कंफर्म कर लीजिए सभी लोग। 18 नंबर पर आइए, देखिए प्रश्न क्या है। कोई धनराशि, ये प्रश्न थोड़ा पढ़िए इसको अच्छे से, क्या लिखा है। कभी कभी प्रश्न में सारी वर्डिंग किसी एक फॉर्मेट में मेंशन नहीं होती है, जैसे आप अंग्रेजी में देखेंगे तो कुछ क्लियर होगा, कुछ हिंदी में क्लियर होगा, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे सीटेट का पेपर भी आपने देखा होगा, तो उसमें कई सारी चीजें होती जो बहुत क्लियर नहीं रहती हैं, लेकिन हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि सब कुछ सेट करेगी। कोई धनराशि है 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। 5 गुना होना मतलब क्या होता है, जैसे हम 1 रुपए कहीं जमा करें तो 5 हो जाए, 100 जमा करें तो 500 हो जाए, 1000 जमा करें तो 5000 हो जाए। हमने कोई धन था जिसको हमने 3 साल में देखा कि वह स्वयं का 5 गुना हो रहा है, वह धन कितने समय बाद स्वयं का 13 गुना हो जाएगा, कितने समय बाद स्वयं का 13 गुना हो जाएगा, ये बताना हम लोगों को। आइए पढ़ते हैं। लेकिन अब यहां पर कुछ कंफर्म नहीं है किस ब्याज के आधार पर, यह साधारण पर है कि चक्रवृद्धि पर है, कहीं लिखा है नहीं। बट अंग्रेजी मैंने पढ़ा, a certain sum become 5 times in 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, तो समझ में आता है साधारण ब्याज का प्रश्न है। मैं कहता रहा हूं बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, कई सारे, और खास करके साधारण ब्याज में तो ऐसा दिखता ही, चक्रवृद्धि ब्याज में हम श्योर ही नहीं हो पाते कि साधारण ब्याज पर जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जा रहा है। अगर ये साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज आप सबको जानकारी हो कि प्रतिवर्ष समान रहता है। जो पहले साल ब्याज रहेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल, इस तरह से साधारण ब्याज आपको हर साल समान अमाउंट में ब्याज देता है। मेरे पास इस प्रश्न के हिसाब से देखो क्या था, एक धन था और वह धन अमाउंट बन गया। ठीक है, अमाउंट कोई धन तब बनता है जब उसमें ब्याज ऐड होता है। आपने 100 रुपए रखे थे, जमा किए थे, 500 हो गया तो निश्चित तौर पर 400 रुपए का ब्याज मिला। मेरे पास 1 रुपया था और वह कुछ दिनों के बाद 5 हो गया, तो कितने का ब्याज ऐड हुआ बताएं? 4 का ब्याज ऐड हुआ ना, ये ब्याज है। करेक्ट, यह ब्याज है, और यह ब्याज जो प्राप्त हुआ है कितने समय में हुआ है? 3 वर्ष में हुआ है, लिखा है देखो 3 वर्ष बाद ही तो हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा यह धन स्वयं का देखो लिखा होगा 13 गुना हो जाए, मतलब हम एक दूसरा अमाउंट इसको बनाना चाहते हैं, और इस पैसे को जो 1 था इसको मैं 13 बनाना चाहता हूं। 13 बनाने का मतलब भाई आप कितने का ब्याज चाहते हो? आप 12 रुपए का ब्याज चाहते हो। सोचो, आपको इस ब्याज की आवश्यकता है, आप पूछ रहे हो कि अगर उसी फ्लो में निवेश होगा तो कितना समय लगेगा वह ब्याज प्राप्त होने में, बनने में। मैंने कहा हमको 4 रुपए का ब्याज मिला है 3 वर्ष में, ये 4 रुपए का ब्याज आपको कब मिला है? 3 साल में। तो हमको भाई 12 रुपए का ब्याज मिलेगा कितने साल में? तो कंपेयर करिए, 4 तिया 12 होता है, 3 तिया 9, 9 साल में हमको 12 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, जो आपने देखिए फटाफट बताया भी है। 9 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। बहुत बढ़िया, सबने जो सेट किया है एकदम क्लियर है। तो 9 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा, जो कि 18वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है इसका सोल्यूशन, करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, इसको देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन आ जाएगा बहुत जल्दी, आपसे कर सकते हो इसको। 1.6 मीटर व्यास, ये ध्यान देना, इसकी यूनिट क्या है? मीटर, तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आपको मैं बता दूं कि कभी जैसे बेलन है, ये मान लो बेलन है, बेलन मतलब एक पाइप, जैसे आप देख रहे हो आपके आसपास कहीं दिख रहा होगा, जैसे सरिया होता है, ड्रेन की पाइप होती है, आपने देखा होगा। ये हम जिस मार्कर से लिख रहे हैं, हालांकि इसका शेप बड़ा ऐसे सब ऐसे कभी कम ज्यादा ऐसे है, इक्वल नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे बहुत सारे, जैसे पेन होती है जो यूज एंड थ्रो, देखिए पेन का ये वाला हिस्सा काट दें तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सिलेंडर, यही सिलेंडर है, बेलन है। मतलब ये वाला भाग का जहां से निम्न निकला है और ये वाला पार्ट, तो इसको पूरा ले लीजिए, तो बेलन है आपका। बेलन है तो उसका जो बेस देख रहे हैं सर्कल है, तो सर्कल का अपना रेडियस होता है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, और रेडियस आप सब जानते हैं कि व्यास का आधा होता है। इसकी रेडियस दिया है और इसकी ऊंचाई दिया है। इसमें 2 जानकारी के लिए कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई, वक्र पृष्ठीय क्या होता है? जब कभी हमारे पास इस टाइप की पाइप है, ये जो ये सरफेस है जिसको मैंने हाथ से पकड़ा, यही इसका वक्र पृष्ठ है। इसमें 2 चीजें छूटेगी, नीचे का और ऊपर का आधार।
मतलब जब हम लोग ए वाला भाग और ए वाला भाग गायब कर देते हैं, केवल ऐसे रोल इसकी पाइप हम समझते हैं ऐसे, तो ये इसका वक्र पृष्ठ है। जैसे हमने ऐसे सोच लिया तो ये पूरा इसका वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो CSA से डिनोट किया जाता है, और अगर आपको फार्मूला पता है तो 2 पाई RH होता है। और अगर हम वक्र पृष्ठ में दो वृत्त, जैसे इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई R स्क्वायर, और इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा पाई R स्क्वायर, और अगर हम लोग दो वृत्त इसमें ऐड कर दें 2 पाई RH में, तो TSA अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल थोड़ा सॉल्व करने पर 2 पाई RH प्लस R हो जाएगा, अगर हल करिए तो आप। अब इसने हमसे कहा कि इसके हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो अनुपात बताना है तो भाई ऐसे डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो ये वाला भाग ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बचेगा H अपान H प्लस R, H अपान H प्लस R। उत्तर आना चाहिए था अब तक। H का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, लिख लो ना, 20 लिख दिया। H फिर लिखो 20, और हाइट क्या है, रेडियस क्या है, देखो रेडियस दरअसल यहां पर 1.6 मीटर है, जबकि यह जो हाइट थी वह सेंटीमीटर थी। हाइट क्या थी, सेंटीमीटर थी। हम सबको पता है कि 1 मीटर बराबर, हालांकि यह रेडियस नहीं है, यह व्यास है। तो व्यास है तो भाई रेडियस तो उसका आधा होगा, तो डायमीटर है, तो रेडियस तो 0.8 मीटर होगा, आधा होता है ना। रेडियस क्या होता है, आधा होता है व्यास का, लेकिन मीटर है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर हमने हाइट को सेंटीमीटर में लिया है, तो आप 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। 100 से गुणा कर दिया तो 80 सेंटीमीटर होगा, मैंने लिखा इसको 80। अब ऊपर देखो लिखा है 20, नीचे लिखा है 100, 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, तो इसका उत्तर 1/5, 1:5 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट सोल्यूशन। तो इसका सही उत्तर देखिए, बहुत सारे लोग दरअसल वही काउंट कर लिए होंगे, 20 और 0.8 ले लिए होंगे, तो उस हिसाब से उत्तर गलत आएगा। तब ई ऑप्शन पर आप चले गए होंगे, जैसे ओझा जी दिखे गए हैं। तो एक कंफ्यूजन मन में आता है, इसको मत जो है ऐसे सेट करिए, इसको एकदम क्लियर करिए। तो राइट सोल्यूशन इसका 1:5। वहां पर कंफ्यूजन केवल इसी बात का था कि आपने यूनिट नहीं सेट किया, बाकी ऐसा थोड़ी कि आपको नहीं आएगा। आपको फार्मूले अगर कंफर्म है तो एकदम श्योर है कि आपका उत्तर आ जाएगा। और ऐसे ही थोड़ा बहुत चीजें आपकी टेक्निकली बनाता है, और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में फेस करने को मिल जाएंगे, तो हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर आता हूं, लेकर आपको चलता हूं। ये देखिए एक बहुपद है। अब अगर मैं बहुपद का कहूं नाम बता दो तो बता सकते हैं आप लोग, यस। कह रहा है कि इसका गुणनखंड कर दो। गुणनखंड ऑप्शंस दिए हैं 3, आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा। गुणनखंड का मतलब फैक्टर जो उसको सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। हमारे सामने देखिए एक चैलेंज, जब ऐसे नंबर्स होते देखने में बड़ा अजीब, जैसे हम ये जानते हैं इस फैक्टर, इस बहुपद का नाम, इस बहुपद को मैं हमेशा क्वाड्रेटिक कहूंगा, क्योंकि जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है वह बहुपद आपका क्वाड्रेटिक ही है, द्विघात है। द्विघात को हमने हल किया स्कूल में, क्लास में, हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड से, श्रीधराचार्य के मेथड से। अब इस प्रश्न को आप देखो तो आपके दिमाग में फैक्टराइजेशन ही आएगा, लेकिन फैक्टराइजेशन आप सेट कर पाओ ये बहुत, मतलब कई बार तो बहुत टफ हो जाता है। तो हम लोग जब कंपटीशन को फेस करते हैं तो कहते हैं कि ऑप्शन रख दो, मतलब इसकी वैल्यू उठा के रख दो, एक्स का मान देखो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट हम सबको पता है बीपीएससी है, बीपीएससी है, तो अगर आप इसको रखोगे तो आपके मन में भी डाउट हो सकता है, क्योंकि इसमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है। हो सकता है पहला संतुष्ट हो जाए, पहला आपका उत्तर बन जाए, तो क्या बी और सी नहीं चेक करेंगे, उसको भी चेक करना, चेक तो नो डाउट करना ही करना है। अन्य परीक्षा हो तो चलो एक सेट हो गया तो वही उत्तर हो गया, बाकी हम चेक ही ना करें। लेकिन जब बीपीएससी हम फेस कर रहे हैं तो हमें सारे ऑप्शन को देखना कंपलसरी है, तो इसलिए प्रश्न पर ही फोकस करना चाहिए, ऑप्शन पे नहीं करना चाहिए। प्रश्न को हल करो पूरा। क्वाड्रेटिक में वैसे भी हमको एक कंफ्यूजन रहता है कि 2 उत्तर आते ही आते हैं, तो प्रश्न जब हल करने गया तो जैसा क्वाड्रेटिक का नियम है, क्या बताइए, ax² + bx + c, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग यहां पर c को ले जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² से गुणा करते हैं, जो मान आता है उसको हम लोग फैक्टराइज 2 पार्ट में करते थे, ऐसा कि जुड़कर या घटकर b हो जाए, फिर उसी से हम प्रॉपर सेट करते थे, जैसे अभी इसका किया हमने। जब इसको ले जाकर के इससे गुणा किया तो किससे गुणा किया, देखो 4√3 है गुणे 2√3 है, वो भी माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। 3 का 3, 4 दूना 8, 8 3 24, जुड़कर गुणा होगी 24 होगा। 24 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ या घटाव 5 हो जाए। 8 3 24 होता है, और 8 में से 3 निकलेगा 5 होगा। तो मैं लिखूंगा 4√3x² प्लस 5 की जगह पर 8 - 3x - 2√3 हो गया, -2√3 हो गया। यहां पर लिखो 4√3x² है
क्लियर है, प्लस 8x है, माइनस 3x है, माइनस 2√3 है। कॉमन करिए, इन दोनों में कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 4 दिख रहा है, x दिख रहा है, तो हम लिखेंगे √3x प्लस 4 दूना 8, माइनस यहां से भी अगर देखा जाए, देखो ये जो 3 है ना और ये √3 है, इसमें से भैया इस 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, तो √3 कॉमन कर लो, तो x प्लस कितना हो जाएगा, एक √3 बचेगा, √3x प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं √3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 4x माइनस √3। अगर सोचो तो यह ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है, तो सही है। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूट करके सोचेंगे तो हमको दोनों से करना पड़ेगा, सभी के सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो राइट सोल्यूशन यहां पर आप समझ गए होंगे। बाई ऑप्शन मत जाइएगा, मैं फिर कहूंगा आप लोगों से, बाई ऑप्शन में किसी भी हालत में आपको तीनों रखना ही रखना पड़ेगा। हाँ अगर मैच कर जाए तो कोई अच्छी बात है, जैसे अगर कोई मैच कर गया, सेम एज इट इज दिखे, हालांकि नहीं दिख रहा है, ये इसके साथ दिख रहा है बस, ठीक है, जैसे मान लो ए सेट संतुष्ट नहीं करेगा तो इसको नहीं चेक करिएगा, यही बात होती है, ठीक है। चलिए दिमाग लगाएंगे तो कुछ हद तक चीजें समझ में आती हैं, लेकिन बाकी है तो वही काम। हाँ प्रश्न अगला देखिए आप लोग, 21 नंबर, एक आयताकार खेत है, हाँ आयताकार खेत है, परिमाप 82 है, खेत समझ रहे, आयताकार है, आयत है, बेसिकली लंबाई है, चौड़ाई है, परिमाप 82 है, इसका जो क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर है, एरिया जो दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है, आयत की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है कि आयत का वृत्त क्या होगा, चौड़ाई क्या होगी। चलिए ये आयताकार आपका खेत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आयताकार खेत है, ये बना दिया मैंने, इसकी अपनी लेंथ है, इसकी अपनी ब्रेथ है, और इसका परिमाप दिया है, पेरीमीटर l प्लस बी होता है, नहीं l प्लस बी इंटू 2 होता है। हम सबको इतना जानकारी होनी चाहिए कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दूना जो होता है परिमाप होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं परिमाप का आधा लंबाई और चौड़ाई का दूना होता है, करेक्ट है। तो परिमाप हम लोग को कितना दिया है, 82 बराबर ट्वाइस l प्लस बी, इसका मतलब हम 2 से इसको अगर कैंसिल कर देते 41 हो जाएगा l प्लस बी। लंबाई चौड़ाई का जो योग होगा वो 41 होगा, करेक्ट है। और क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल, एरिया सबको पता है l इंटू बी, l इंटू बी आपको दिया है 400। अब आपसे पूछा है कि आयत की चौड़ाई बता दो कितनी हो जाएगी जी। हाँ आयत की चौड़ाई कौन बता सकता है, थोड़ा समय आंसर करके बताओ। देखो आपके पास l प्लस बी पता है और l इंटू बी पता है, हम ऑप्शन रख करके भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, अगर मान लो हम पहला रखें, हालांकि जैसे एक मेथड हम जा सकते हैं लेकर के, क्या, इस मेथड पर l माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb, अगर आप इसमें रख दे वैल्यू तो आ जाएगा। कैसे बताइए, l प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 41 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 400, तो आप सबको पता है कि 1681 होगा, माइनस 1600 होगा, अंडर रूट 81 आएगा, अंडर रूट 81 का मतलब प्लस माइनस 9 आएगा, अर्थात 9 भी हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर l माइनस बी लें और l प्लस बी लें, आपके पास l प्लस बी था ही, l माइनस बी आपका मान लो 9 है, ठीक है। अब आप एक बार जोड़कर 2 से भाग करो, एक बार घटाकर 2 से भाग करो, वैल्यू आपकी सेट होगी। अब मैं कहता हूं कि इसको आप कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, अगर हम चौड़ाई 15 ले लें, कितना ले लें 15, तो निश्चित तौर पर लंबाई कितनी होगी पता है, लंबाई हो जाएगी भाई, क्योंकि पता है l प्लस बी बराबर 41 है, अगर चौड़ाई आपने 15 ले लिया तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 25 कितना होगी, नहीं 26 हो जाएगी, 26 10 36 5 41, 26 हो जाएगी। क्या 26 गुणे 15, आप थोड़ा 26 गुणे 15 करके देखो, 26 गुणे 15 किया, 15 छक्के 90, 15 दूना 30, 30 9 39, 390 आएगा, 400 नहीं हो रहा है, तो 15 एक्सेप्टेबल नहीं है, बोलो है नहीं, छोड़ दीजिए। अब हमने सोचा कि चलो 25 ले लें, अगर हमने चौड़ाई 25 ली तो लंबाई कितनी होगी बताएं, 15 होगी। क्यों 15 होगी, 16 होगी, 16 होगी। कैसे 16 होगी, क्योंकि जुड़कर 41 होना है ना, जुड़कर 41 होना है, तो 25 घटा दे तो 16 हो गया। और फिर हमने क्या किया, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई किया, तो 25 गुणे अगर हमने 16 किया तो 400 हो रहा है कि नहीं, 16 85, 16 दूना 32 8 40, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब यह एक्सेप्टेबल है। बी तो चलो 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। अब आता है नंबर अपने पास, कौन बताएं, चलो 30 आता है। अगर हमने चौड़ाई को, यहां पर चौड़ाई ले रहे थे ना हम लोग, ठीक है, चौड़ाई को अगर हमने 30 ले लिया
तो लंबाई निश्चित तौर पर कितना होना चाहिए, 30 घटेगा उसमें से 11 होना चाहिए। क्या इसका गुणा 400 होगा, नहीं होगा। तो यहां पर एक ही ऑप्शन आपके काम का है, वो है 25। यहां पर एक ही ऑप्शन अपने काम का है 25। और अगर दूसरा हम सोचे, दूसरा, तो आप मुझे बताओ कि 16 भी हो सकता था। जैसे लंबाई हमने यहां पर माना 25 है, सॉरी चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी 16 भी हो सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर किसी ऑप्शन में 16 दिया नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में 16 भी दिया होता तो हम डी लगाते, लेकिन जब नहीं दिया है तो हम किसको लगाएंगे, बी को लगाएंगे। हम केवल इसमें 25 को ही लेकर चलेंगे। हालांकि देखा जाए तो 25 के बाद 16 भी इसमें हो सकता था, बट 16 है नहीं ऑप्शन में, इसलिए हम लोग यही लगाकर रुक जाएंगे। तो बी ऑप्शन आप लगाइए, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, यही आप लोग ले लीजिए। ठीक है, यस, है नहीं ना ऑप्शन में। ऑप्शन में अगर 16 होता तो हम मान लेते उसको भी, क्योंकि नहीं है इसलिए हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। तो बी ऑप्शन 25 इसका राइट सोल्यूशन है। आपने 21वां नोट कर लिया, आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा ना। चलो, साइन थीटा का मान हम लोग को दिया है, देख रहे हैं यहां पर। ए हम लोगों से क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 अपान tan स्क्वायर थीटा। लीजिए, आप लोग कर सकते हैं तो बताएं जी। आप इस प्रश्न को समझो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा सबको जानकारी है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, जिसे आप हिंदी में कहेंगे लंब बटा कर्ण। अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये थीटा है तो लंब है और यह कर्ण है। पाइथागोरस का नियम सबको पता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंफर्म है, और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी क्लास ये बता सकती है कि 5 होगा। मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा 5 12 13। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका आधार, और ये आपका कर्ण हो गया। अब जो कहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 अपान tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब भाई साइन स्क्वायर थीटा तो चलो ठीक है, ये दिया ही है, तो 12 बराबर में 144 बटा 169 हो गया, सही है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भाई कॉस थीटा सबको जानकारी है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो 5 बटे 13 होगा, है ना, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, आधार बटे कर्ण। तो 5 का वर्ग 25 है और कर्ण का 169 हो जाएगा, ये भी हो गया। नीचे जाइए, 2 साइन थीटा, साइन थीटा कितना है बताइए, 12 बटे 13 है, कर्ण के कॉस थीटा भी है, 5 बटे 13 होगा, गुणे tan का मान देखो ध्यान से, tan जो होता है वह होता है, पहले तो ऐसे सोचिए, जो 1 अपान tan स्क्वायर थीटा, इसको आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा क्या लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा लिखो। कॉट थीटा का मान कितना होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो बेस मतलब 5 है और परपेंडिकुलर आपका 12 है। तो 5, अब देखो जैसे यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास कितना, कॉट थीटा का मान 5 बटे 12 आया, तो 5 बटे 12 को हम क्या लिख देंगे, 5 का वर्ग 25 बटे 12 का वर्ग 144, ऐसे लिख दिया हमने, प्रेजेंट कर दिया। अब इसका सोल्यूशन कर डालिए तो चीजें कंफर्म हो जाएगी। सोल्यूशन क्या, 144 से 25 घटा दे तो कितना आएगा बताइए, 119 आ जाएगा। 14 से 5 9 होता है, 3 से 2 119 हो गया। नीचे 169 है, करेक्ट है। ये नीचे वाला मान देखिए कितना है अपने पास, 5 दूना 10, 12 दहम में 120 होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला मान अगर हमारे पास कुल साल्व होकर 120 बटा 169 है, तो 169 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 120 रह जाएगा। और गुणे अपने पास कितना आया अभी बताइए, ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, भाई कॉट थीटा का मान 5 बटे 12 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आपका 25 बटे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, लिखा भी देखो वहां पर। तो हम लिख दिए 25 बटा 144, यही हल कर डालिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले इससे खत्म हुआ, हाँ 5 पचे 25 होता है, 5 24 पंचे 120 होता है, 5 से गुणा करें 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 1 के 5 4 9, 5 1 के 5, ठीक है, 595 एक ही ऑप्शन में है। 24 से इसके गुणा करें, 24 चौके 96 होता है, 9 हुआ, 24 चौके 96 9 105 होता है, कैरी 10, 24 1 के 24, 24 चौके 96 हुआ, 6 हासिल 9, 24 चौके 96, 96 9 105, 5 10 हुआ, 24 1 के 24 कितना हो रहा है, पहला ऑप्शन गुणा करने पर 144 को 24 से, चेक कर लीजिए, ऐसे मत जाइएगा, ठीक है।
24 का गुणा हमने अगर 144 से किया 3456 होगा भाई गुणा। हम देखिए ये 3456 होगा ना गुणा, तो ये सही है, मैच कर रहा है? नहीं, 9 5 14 5 19, यहां कहां मैच हो रहा है? 3456 होगा, तो कैसे आप लोग उसको देख सकते हैं? अगर ये 3456 होता तब तो हम मैच लिख देते, इसको नहीं है, मैच नहीं कर रहा है और कुछ कट भी नहीं रहा है, ये तो फिलहाल होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ई ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, देख करके हम नहीं चले जाएं, जैसे हम गलती से देखिए, हम भी सोच रहे थे कि लगा दें पहला ऑप्शन, क्योंकि ये 595 जब मिला ना तो मेरे मन में भी आया लगा दें, लेकिन नहीं कर रहा है मैच। तो आप इसको समझो, 3456 होगा तो ई ऑप्शन आएगा आपका, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट सोल्यूशन आप देखिए ई ऑप्शन आ रहा है, तो सही प्रश्न था। अच्छा, कंफ्यूजन था इसमें जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज रिलेशन जी। हाँ बिल्कुल, जो सही बात है, अगर कोई सोचा कि यूनिट डिजिट से चले जाएं, एक चीज मिल रहा है उससे चले जाएं, तो वो तो मतलब सारी पॉसिबिलिटी दे रखा है आपको, इनमें से कोई नहीं दे रखा है, इनमें से एक से अधिक दे रखा है, तो हमको तो कंफ्यूज करने का सोच ही रखा है उसने। यूपीपी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट ही हो जाएगा, बहुत जल्दी शुरू करता हूँ, उसकी एक पहले मैराथन क्लास से स्टार्ट करता हूँ, और अब परीक्षा के समय तक उसको हम लोग अच्छे से कराते हैं, परेशान मत होइए, बहुत जल्दी। पीआरटी करवा दें। अभी देखो मैंने पीआरटी एक जूनियर का कराया, हालांकि कल से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए, आप लोग कनेक्टेड रहिए। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। 10 साल पहले पिताजी अपने बेटे से 12 गुना थे, परंतु 10 साल बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है ना। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, जब हम कभी कोई एज रिलेशन का प्रश्न पढ़ते हैं तो हम जो होते हैं अभी ना, वो वर्तमान होता है हमारा, ये हम देखो वर्तमान में है। वर्तमान से 10 साल पहले पूर्व की बात कर लो, और वर्तमान से 10 साल बाद की बात कर लो, दो बातें हैं। लिखा है प्रश्न में कि 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, ये फादर था एंड सन, पिता पुत्र का 12 गुना था। जबकि कहा है कि 10 साल बाद, 10 साल मतलब वर्तमान से 10 साल बाद, पिता पुत्र का दुगुना हो जाएगा। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का मान पूछा है, ऑप्शंस पे जा सकते थे इस पे, क्योंकि इतना टफ नहीं होगा अगर ऑप्शन पर जाएंगे और सोच पा रहे हैं प्रश्न को। अगर हमसे वर्तमान पूछा है तो 10-10 घटा दें तो क्या 12 और 1 का अनुपात आया, और 10-10 जोड़ दें तो क्या 2 और 1 का अनुपात, अगर ऐसा है तो कन्फर्म है। प्रोसीजर क्या है उसको भी समझ लीजिए। प्रोसीजर जैसे पूर्व और बाद का जो डिफरेंस है उसको चेक करिए। जैसे हमें वर्तमान में है तो 10 साल पहले और 10 साल बाद कितने साल का गैप है, बोलो 20 साल का। कितने साल का? 20 साल का। अब एक गैप 20 साल का है यहां से यहां का या यहां से यहां तक, तो पिता के लिए भी है पुत्र के लिए भी है, लेकिन ये रेशियो का गैप सेम नहीं है। 12 से 2 है तो 1 का 1 है। ऐसी कंडीशन में हमें रेशियो का गैप सेम करना पड़ता है। करते कैसे हैं, इसका डिफरेंस देखिए 1 है, इसको 1 से गुणा कर दे दोनों को, और इसका डिफरेंस 11 है, इसको 11 से गुणा कर दे दोनों को। भाई 1 से करो ना करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट 11 से करने पर फर्क पड़ेगा। ये हो गया। तो मतलब एक प्रकार से, या जो हमारे पास 2:1 लिखा था, 22 और 11 हो गया। अब देखिए 12 10 22 होता है, तो 1 और 10 मिलकर 11 होता है। तो 10 का गैप आया कि नहीं आया। इस 10 का मान कर दो कितना, 20, क्योंकि यही एक्चुअल डिफरेंस था। 1 बराबर होगा 10, तो पिता की उम्र अगर आप पहले का निकालोगे तो 10 जोड़ के आना होगा, पुत्र के साथ भी वही, और बाद का निकालेंगे 10 घटाकर, जो है पहले का निकालिए, चलिए 12, ये पिताजी हैं। 12 दहम में 1 बराबर 2 होता है ना, 1 बराबर 2 होता है, तो 12 दूना कितना होगा, पिताजी देखिए कितने साल के थे, 22। 10 साल पहले, ठीक है, पिताजी कितने थे, 22। अब यहां पर 12 दूना 24, सॉरी 12 दूना 24, तो 24 थे 10 साल पहले। अगर यहां पर 24 थे तो 24 में 10 जोड़िए तो पिता की उम्र 34 साल अभी होगी। तो बेटा तो कंफर्म था 2, तो 2 में अगर 10 जोड़ दे तो यहां पर 12 साल का होगा। तो 34 और 12 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, 34 12। अब अगर आप ऐसे कर लेते डायरेक्ट, देखिए अगर इसमें से 10 घटा देते तो ये हो जाता 24, और इसमें से भी 10 घटा देते तो हो जाता 2, 2 1 के 2, 2 12 में, तो चलो 12:1 होता। इसमें 10 जोड़िए तो होगा 44, और इसमें 10 जोड़ने पर कितना होता है, 22, 22 दूना 44, तो 1:2 हो जाता है। मतलब ये ऑप्शन परफेक्ट है।
यहां पर इस प्रश्न में अगर आप चाहो तो ऑप्शन पे जा सकते हो, कभी अगर यह प्रश्न आपको मिलता है तो आप ऑप्शन सोच सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में जैसे आया मैंने जो बताया उस आधार पर चलिएगा। राइट सोल्यूशन आपका हो गया, करेक्ट है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, आप सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा। इसका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन बन रहा है। ये देखिए आपके सामने A25 24 नंबर आता है। ये प्रश्न बहुत शानदार सा हेवी है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। एक समीकरण दिया है, आप समझ रहे हैं यह युगपत समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कब अनंत हल होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखिए। समीकरण अगर दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर यह दो समीकरण आपको दिया है, ठीक है, दो समीकरण आपको दिया है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इसके अगर हल की बात करें तो हल की दो कंडीशंस होती है। एक तो हल संभव है, हल संभव है, और हल संभव नहीं है। जरूरी नहीं कोई समीकरण युगपत दे दिया तो उसके हल संभव ही होंगे। हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है पहले उसको कंफर्म कर लीजिए। हल संभव तभी नहीं होगा जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 दिया हो बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर हम कंपेयर करें समीकरणों को कोफिशिएंट के हिसाब से, अगर इस पैटर्न पर आता है तो कोई समीकरण का हल नहीं होगा। हल संभव हो कि दो परिस्थिति आती है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक ही पेयर एक्स वाई का पॉसिबल होगा जो इस दिए गए समीकरण का संभव सॉल्यूशन होगा। और उसके लिए पैटर्न ध्यान दीजिएगा, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, पहला ही। फिर तीसरी जो स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए पूछा भी गया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है अनंत हल, ठीक है। क्या होता है? अनंत हल। इस समीकरण के कब अनंत हल होंगे? जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 हो। अब जो प्रश्न हम लोग को दिया है वही है अनंत हल को लेकर। कहा है कि देखो 2x प्लस 3y बराबर 7, 2ax प्लस a प्लस b y बराबर 28, इसके कब अनंत हल होंगे? अनंत हल देखो कैसे होंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना है? 2, और यहां पर x का कोफिशिएंट है 2a, और यहां पर लिख देते हैं 3, और नीचे लिख दिया यहां पर a प्लस b, ठीक है। और इधर चले आए तो ऊपर 7 है, नीचे 28 है। अब आप समझो, आप इसी में से किसी एक को ले लो और सेट हो जाए, बस हो गया काम हमारा। चले हम पहला ही सेट करते हैं, किसी के साथ भी सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं केवल पहला ही। अगर हम इनको लेते हैं तो हम लिख क्या सकते हैं, दो से खत्म हुआ, 1/a हुआ बराबर 3/a प्लस b है। आप इसको लिख सकते हैं 3a बराबर a प्लस b। ए इधर जाएगा तो 2a बराबर b हो गया, अर्थात b बराबर 2a हो गया। तो b बराबर 2a हो गया, ऑप्शन नंबर बी है राइट सोल्यूशन। आप एकदम सेम इससे भी मैच करा सकते थे, इसको भी लेकर जाते तो भी वही सेम चीज आ जाती। इसको इसके साथ कर लेते तो भी बन जाता, बट उसमें केवल a का ही कनेक्टेड था, तो इसलिए आपको डिफाइन करना था। और आशा करता हूं कि पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? तो मैच करा लीजिएगा। ये 24वां नंबर आपका डन होता है, जिसका सोल्यूशन आपने देखा कि कितना है रे भाई, बी ऑप्शन है। बी बराबर कितना हो गया? 2a, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए, बहुत बढ़िया है, भी प्रश्न आपको दिया है, देखिए आप अच्छे से इसको कवर करिए। एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम जिसको कहते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसमें एडी समांतर है बीसी के। अगर कभी भी कोई समलंब चतुर्भुज बनता है, जब तक बना के नहीं दिखाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा, लेकिन जान लीजिए बरबल कि उसमें दो समांतर भुजाएं होती है, दो असमांतर भुजाएं होती हैं। एडी दिया है भुजा 4, विकर्ण जो एसी है बीडी को एक दूसरे को बिंदु ओ पर इस प्रकार काटती हैं कि यहां पर एक रिलेशन उनका दे रखा है। ये देखिए, अभी फिगर यही बना देता हूं, कंफर्म होगा। बीसी का मान, सबसे पहले आप उस ट्रेपीजियम को बना लो। देखो मैं ट्रेपीजियम बना के आपको दिखाता हूं और उस कंडीशन को समझाता हूं जो दिया है। ए है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब दो समांतर भुजाएं, ये दोनों समांतर हैं। अगर हम इसको प्लान करते हैं ए बी और सी और डी, ए समांतर हो गया, समलंब हो गया। दो समलंब मतलब एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात इसमें दो समांतर भुजाएं आपको स्पष्ट दिख रही हैं। लिख रहा है उसने एडी समांतर है बीसी के। लेकिन देखो ध्यान से, एक थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी समझो, जैसे उसने प्रेजेंट किया उस हिसाब से हम लोग को करना होगा। नाम जो होता है ना, बड़ा एकदम क्लियर करना पड़ेगा। हम लोगों से कहा है कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी होगा,
लेकिन जो समांतर की कंडीशन है ना वो किसके साथ होगी पता है? समांतर की कंडीशन एडी की बीसी के साथ होगी ना। ए कर दिया, डी कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, ठीक। तो मतलब ए बी सी डी देखो नाम बन गया, और एडी समांतर है बीसी के, ये भी कंफर्म हो गया। जैसा उसने प्रेजेंट किया वैसे करो। अब इसने हमको कहा एडी अपना कितना है? 4 है। एडी कितना है? 4 है। ए लेंथ 4 दिख रही है। बिकड़ जो एसी है, बिकड़ तो आपको दिख ही रहा है एसी, हाँ, ए इसको मिला दो बिकड़ एसी हो गया, और इसको मिला दो बिकड़ ओडी हो गया, बीडी हो गया। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी है। अब इसने हमसे कहा कि इस प्रकार से करी है कि जो एओ है, एओ मतलब ए लेंथ, और ओसी है ए लेंथ, 2:1 के अनुपात में है। 2:1 के अनुपात में है, लिखा है ना, देखो ये, चाहे एओ ओसी हो, चाहे डीओ ओडी, ओडी देखो ए भी 1 और ए भी 1। अब इसने हमसे कहा बीसी की वैल्यू बता दो कितनी होगी, अर्थात इसकी लेंथ हम लोगों से पूछा है। ओरल है, एकदम कंफर्म कर लीजिए आप लोग। जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर हम इन दो त्रिभुज की बात करें, किस त्रिभुज की? एक त्रिभुज आप एओडी ले लें और ट्रायंगल हमने बीओसी ले लिया, अर्थात हम इस त्रिभुज को नोटिस कर रहे हैं, ये देखिए त्रिभुज जो आपको दिख रहा है बना बनाया ऐसे, और इस त्रिभुज को भी नोटिस करें ए वाला। दोनों की अगर हम बात करें तो इनकी जो भुजाओं का जो रिलेशन है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि यह इसके समांतर है, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन स्पष्ट है, तो जो रिलेशंस इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, वही इसका इसके साथ भी होगा। अर्थात मैं लिख सकता हूं क्या कि AD डिवाइड बाई BC, AD डिवाइड बाई BC, कंफर्म कर लीजिएगा आप सभी लोग, जैसे कहा है उसी क्रम में चलिए, तो यहां पर कंफर्म हो जाएगी, चीजें स्पष्ट हो जाएगी। AD डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू जैसा प्रेजेंट किया है AO डिवाइड बाई OC, AO डिवाइड बाई OC, जिस पैटर्न पर वो जा रहा है उसी पैटर्न पर अगला भी जाएगा। कंफर्म है? तो AD का मान कितना दिया है? 4/BC हमको नहीं पता है, AO दिया है 2 और OC है, समझ रहे हैं? अब OC हमारे पास क्या है? OC इसका रिलेशन 1 है। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, अगर एक प्रकार से सोचा जाए तो 2 दूना 4 होना चाहिए, मतलब BC का मान एक प्रकार से यहां पर 2 होना चाहिए, और निश्चित तौर पर 2 होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शंस में कहीं मेंशन नहीं किया है। एक डाउट लोग के मन में आएगा कि 8 तब होता ना जब AD समांतर BC ना होता, अगर AB समांतर BC होता तो 8 बन जाता, 8 आता उस समय, लेकिन अभी की डेट में, अभी की परिस्थिति में जैसे हमने बनाया इसको, इस हिसाब से 8 दिख रहा है आपको कि 8 ही होगा, बट 8 कैसे हो सकता है आप बताइए, खुद सोच कर देखिए। यहां पर 8 जैसे हम सबके मन में आ रहा होगा कि 8 है, बट 8 तो तब होता जैसे आपको देखिए क्या दिया है, इसने कहा कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजाएं कौन कौन दिया है मेंशन करिए। AD समांतर है BC के, अर्थात यह लेंथ जो AD है यह BC के समांतर है, करेक्ट। अब इसने कहा कि जो विकर्ण है AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा करते हैं कि AO मतलब दिस लेंथ, और OC मतलब दिस लेंथ, OC इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल एंड AO इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल। उसी प्रकार से यह इसके साथ कह रहा है कि 2:1। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन है, इसका मतलब एक गलत बनाया है, हाँ रेशियो हमने गलत लिखा है। अगर ऐसा है तब तो सही है भाई, हम इसको AD की जगह 4 लिखे, तब हमने जो फिगर का जो बनावट रखी है वो भी सही नहीं रखी है। बनावट तब ऐसे रखनी चाहिए थी, इसको ऊपर रखना, क्योंकि देखने में भी छोटा लग रहा है, देखने में भी छोटा लग रहा है। अब यहां पर 4 रखो और यहां BC रखो, चलो अब इतना ऑब्जर्वेशन आप समझ लीजिएगा, और यहां पर आप लिखो 1:2, जो हम 2:1 समझ रहे थे, तो 4 दूना 8, तब तो 8 ही होगा। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। तब ऐसी कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, आपको इसको A मानना चाहिए था, इसको D मानना चाहिए था, इसको B मानना चाहिए था, इसको C मानना चाहिए था, तब जाकर के डेवलप हो जाता, ठीक है। उसी को हम जैसे अगर थोड़ा सा दरअसल क्या है ना, हम उसको जो मान के भी चले हैं वो एक हमने मान लिया है ऐसे जनरली, जबकि आपको देखने से छोटा लग रहा था ऊपर नीचे, तो मतलब वहां से एक जजमेंट अपने दिमाग में सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इसको सी ऑप्शन मानिए, सी ऑप्शन 8 सेंटीमीटर राइट सोल्यूशन इसका बनकर आ रहा है, ठीक है, एकदम 8 है, करेक्ट। ठीक, कहो तो फिगर फिर से बना दूं, देखो अगर फिगर बनाओ तो ऐसे बनेगा स्पष्ट, ये फिगर मैं आपको स्पष्ट फिर से एक बार कर देता हूं, नहीं तो डाउट रहेगा मन में। देखिए ऐसे मैंने बना दिया, ऐसे ए, ध्यान से देखिएगा, बी सी डी, AD समांतर है BC के, A है आपका।
अब ये देखिए दो विकर्ण हैं, ये दो विकर्ण हैं और लेंथ आपको ए दिया है 4, इसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है। यहां पर इंटरसेक्शन ओ पर है, यह मान 1 है तो यह मान 2 है, वैसे यह मान भी 1 है तो यह मान, अब ऐसे बना है तो कन्फर्म समझ में आया होगा जी, समझ रहे बातें? ये आपको क्लियर हो गया होगा। सी ऑप्शन आप लगाइए, 8 सेंटीमीटर राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए बन रहा है। अभी मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच।